IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों में ये जो हिंदू मुस्लिम पुलियाबाजी है यही कम हो गई है? हाँ, एकदम ऐसे कुछ लगता है कि अलग अलग खांचे बन गए। ऐसा नहीं, पुलियाबाजी नहीं होती है, पुलियाबाजी कम हो गई है और ऐसा झगड़ालू टाइप क्या कहते हाँ, हैं, डिस्कशन बढ़ बयानबाजी गया है। शायद ज्यादा हो बयानबाजी गई ज्यादा है। है और पुलियाबाजी कम है। हाँ, तो इसी के बारे में आज का एपिसोड डेडिकेटेड है, क्योंकि हमारी जो गेस्ट हैं गजाला वहाब एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं फोर्स इंडिया मैगजीन में, और उनकी काफी आर्टिकल्स तो मैंने पढ़े हैं डिफेंस से रिलेटेड। लेकिन उन्होंने हालिया एक नई किताब लिखी है, बॉर्न मुस्लिम, और शायद मुझे लगता है उस किताब का उद्देश्य यही है कि पुलियाबाजी बढ़ाई जाए और काफी लोगों को सिखाया जाए कि क्या चीजें हैं जो कॉमन मिसकंसेप्शंस रहते हैं, या फिर जो समझ थोड़ी डिस्कनेक्ट सा आ गया है उसे जोड़ा जाए। तो उसी के ऊपर आज पुलियाबाजी करते हैं। बिल्कुल। तो गजाला, वेलकम टू द शो। आपका स्वागत है पुलियाबाजी में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गजाला, शुरू 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 से ही करते हैं। थोड़ा अपना परिचय अगर आप दें, और आपने ये किताब क्यों लिखी। आप तो, आपका प्रोफेशनल लाइफ तो ज्यादा डिफेंस से रिलेटेड। आपकी पिछली बुक भी ड्रैगन एट द डोर स्टेप, वो इंडिया चाइना रिलेशनशिप को लेकर के थी। लेकिन ये आपने काफी पर्सनल किताब लिखी है, लेकिन पर्सनल भी है, लेकिन उसके बाद उसमें काफी रिसर्च भी है। तो ये कैसे, आप आपका थोड़ा बैकग्राउंड और फिर ये किताब कैसे आई, ये बताइए। एक्चुअली ये किताब की शुरुआत शायद जब फोर्स की शुरुआत हुई थी तभी से हो गई थी, क्योंकि फोर्स में हम डिफेंस के साथ साथ सिक्योरिटी भी करते थे। फोर्स वो मंथली मैगजीन है जिसको मैं एडिट करती हूँ। तो हमारा काफी आना जाना था कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में, और इंडिया में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एरिया कश्मीर है, क्योंकि ऑलमोस्ट 40% आर्मी वहाँ पे फिजिकली मौजूद हर वक्त रहती है, और दूसरा 40% तैयारी कर रही होती है उनको वहाँ पे रिलीव करने के रिलीफ लिए। के लिए। तो इतना फोकस वहां पर रहा है। तो वहां से जितना मेरा आना जाना लगा रहता था, वहां पर रेडिकलाइजेशन हो रहा था जिसको मैं ऑब्जर्व कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसी थी, मैगजीन की वजह से मेरी पूरी जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड ऐसी रही थी कि मेरा मेन लाइन या मेन लैंड इंडिया में मुस्लिम इश्यूज से ज्यादा संबंध नहीं रहा था। मैं थोड़ी सी प्रिविलेज्ड कहा जा सकता है, थोड़ा सा अलग हट के मेरी परवरिश हुई थी। मेरा माहौल अलग था। तो वो जो मुस्लिम माहौल होता था, या मुस्लिम्स के जो इश्यूज होते थे जो उनको परेशान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जिससे वो दूसरों को परेशान कर रहे हैं, या जो भी था, मेरी सारा इससे जानकारी मेरी हमेशा सेकेंड या थर्ड हैंड रहती थी। बट कश्मीर आने जाने से वो बिल्कुल ही अलग सा मेरा एक एक्सपोजर हुआ, क्योंकि वहां मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना था। कई कई बार तो मैं हफ्ता भर वहां रहती थी, और हफ्ता भर उस हालत में रहती थी जब हर 2-3 महीने में एक बार जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा मेरा वहाँ के लोगों से, वहाँ के इस्लाम से परिचय हुआ। तो मैं फोर्स में भी ये रेडिकलाइजेशन को लेके काफी सारे आर्टिकल्स लिखती रही, और मेरा पर्सपेक्टिव या मेरा नजरिया उस वक्त वो था जो एक डिफेंस राइटर का नजरिया होगा, कि मैं उसको एज अ थ्रेट मानकर लिखती थी, और कैसे ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, कैसे अब यहाँ पर वहाबी इस्लाम बढ़ रहा है, सूफी इस्लाम कम हो रहा है, या एक वक्त ऐसा था कि ये बरेलवी और देवबंदी जो एक्चुअली कश्मीर से उनका कुछ लेना देना भी नहीं है, बट बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता था उन दिनों की यहाँ पे रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, तो उसको दबाने के लिए उन्होंने बरेलवी
कुछ उलेमास को वहाँ भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, कि उनको लगता था बरेलवी थोड़े कम रेडिकल हैं तो वो वहाबी या देवबंदियों पर हावी हो जाएंगे। तो ये तरीके की चीजें मैं वहाँ ऑब्जर्व करती थी और फिर मैं उसको अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी परवरिश से रिलेट करती थी कि ये कितना गलत है जो कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल से मेरा इंटरेस्ट इस्लाम में एक सब्जेक्ट के या एक विषय के नाते इस तरह से शुरू हुआ था। फिर वो धीरे धीरे जब ये इंटरनेशनल ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म बढ़ी और यहाँ पर उतनी इस्लामिक टेररिज्म, जिहादी टेररिज्म पे आर्टिकल्स, किताबें, एक वक्त था कि मेरे ख्याल से हर हफ्ते एक नई किताब आ रही थी। तो मैं जब भी कभी बुक स्टोर पे जाती थी और खासतौर से दिल्ली में खान मार्केट में घूमती थी, तो उस शेल्फ पे मुझे हर 10-15 दिन में एक नया पब्लिकेशन दिख जाता था। तो ये इस कदर का इंटरेस्ट था और मुझे कई सारे मैं भी खरीद के लाती थी पढ़ने के लिए, और मुझे लगता था ये काफी पोली पोला बिहेवियर है इनका, या उनको एड्रेस करने का एटीट्यूड या रवैया जो है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को, वो बहुत ही सुपरफिशियल है। मतलब जैसे तय को ही वो कुरेद रहे हैं, सतही तौर पर है, सतही तौर पर है। तो वो आई थिंक ये सब चीजें थी जो मुझे धीरे धीरे इस सब्जेक्ट की तरफ प्रॉपर मतलब कर रही थी, मुझे इस तरफ डाल रही थी। और जब ये ड्रैगन खत्म हुई किताब, और इसमें भी हमारा एक चैप्टर था जिसपे हमने रेडिकलाइजेशन के ऊपर थोड़ा सा लिखा था मैंने, अगेन इन रिलेशन टू टेररिज्म, तभी मैं सोच रही थी कि मे बी अब मुझे कुछ इसी सब्जेक्ट पे भी करना चाहिए, और मे बी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को से प्रेरणा लेकर मैं मुस्लिम्स को बता सकती हूँ कि वो कितना अपने रिलीजन के बारे में गलत सोचते हैं। तो मेरा ओरिजिनल पर्पस बहुत नैरो था। मेरा पर्पस था कि मेरे ऑडियंस मुस्लिम ऑडियंस होगी, और मैं बता सकती हूँ कि इस तरीके के, जैसे मैं जिस तरह से मेरी परवरिश हुई है, जिस तरह के माहौल से मैं आई हूँ, कि आप ऐसे भी मुस्लिम हो सकते हैं और आप ऐसे भी एक मेन स्ट्रीम का पार्ट हो सकते हैं। बट मैंने रिसर्च शुरू की तो मुझे काफी शर्मिंदगी हुई कि मेरा पूरा एटीट्यूड, मेरी अप्रोच कितनी गलत है, और बगैर किसी बात को समझे हुए मैंने भी वही अज्यूम कर लिया, वही सब मान लिया जो कि बाकी सब लोग भी कह रहे थे। तो फिर मैंने इसका प्रॉपर प्रपोजल जब पब्लिशर्स को लिखा, तब उनका भी एक सवाल था कि इसकी ऑडियंस कौन होगी, कौन पढ़ेगा ये किताब को। तो मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि सब पढ़ें, दोनों पढ़ें, और इसकी जैसे आप बोल रहे हैं पुलियाबाजी, तो एक पुल बने दोनों कम्युनिटीज के बीच में, क्योंकि गलतफहमियां दोनों तरफ से हैं, प्रेजुडिस दोनों तरफ से हैं। मैं भी जब बड़ी हो रही थी मैंने भी बहुत प्रेजुडिस अपने फैमिलीज में सुनती थी, नॉन मुस्लिम्स के बारे में, हिंदूज के बारे में, और कुछ प्रेजुडिस मैंने भी फेस किया, बट इतना ज्यादा नहीं जितना अब हमको दिखता है। तो मुझे लगता था कि एक अगर मैं ब्रिज कर सकूं, एक बहुत ही लॉन्ग व्यू ले सकूं इस मुस्लिम्स के इशू का हिंदुस्तान में, कि टेररिज्म ही सिर्फ एक डिफाइनिंग पार्ट नहीं है मुस्लिम्स का, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और टेररिज्म खुद की कई चीजों का नतीजा है। तो रूट फैक्टर्स और भी हैं, और हमें इन सबको देखना चाहिए। आइसोलेशन में किसी भी मुद्दे का आप हल नहीं निकाल सकते हैं, आपको एक अपना पर्सपेक्टिव को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। तो आई थिंक मैंने बहुत लंबा आंसर दे दिया है। तो ये बैकग्राउंड मेरी थी, और ये बैकग्राउंड किताब की है। किताब की भी है। नहीं, ये इससे तो काफी, हाँ, और वो किताब में झलकता भी है, उसका कैनवस काफी वाइड है। बिल्कुल। तो एकदम थोड़ा मेरे ख्याल से शुरू करते हैं कि जैसे आपकी किताब का टॉपिक ही है बीइंग अ मुस्लिम इन इंडिया, तो जो शुरू में ही मेरे ख्याल से काफी सारी गलतफहमियां तो शुरू में ही रहती हैं। तो थोड़ा जिसको कहते हैं कि इस्लाम कैसे, आपने अपनी किताब में तो काफी एक्सप्लेन डिटेल में ही किया है, पर ब्रीफली कि इस्लाम शुरू हुआ और कैसे हिंदुस्तान में आया और कैसे उसने हिंदुस्तान में जड़ पकड़ी, आई थिंक वहां से शुरू करें तो एक ठीक शुरुआत है। देखिए, इस्लाम के इंडिया में हिंदुस्तान में आने से पहले से ही अरब से ट्रेडर्स जो थे वो समंदर के रास्ते से आते थे। अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि ट्रेडिंग
कितना भरोसे का काम होता है। मतलब आप अपनी दुकान वाले से भी उधार लेते हैं, पड़ोस की दुकान वाले से, तो वो आपको सालों से जानता है, तभी आपको उधार पे सामान दे देगा, या आप भी उस पर भरोसा कर सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे उसको एडवांस देके कि आगे एडजस्ट कर लेना। तो ये समंदर के रास्ते से अगर ट्रेडर्स आ रहे हैं और सदियों से आ रहे हैं, तो इनका लोकल कम्युनिटी से एक ट्रस्ट फैक्टर कितना ज्यादा होगा। वो आके इतने लंबा सफर करके आते हैं, फिर यहाँ साल 1.5 साल रह के जा रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, कुछ सामान फ्री नहीं, मतलब कुछ सामान उधार पे दे के जा रहे हैं, कुछ उधार पे लेके जा रहे हैं, करेंसी है नहीं, बार्टर हो रहा है। अब बार्टर एग्जैक्ट है, मतलब आप थोड़ा सा उस जमाने में सोच के देखिए तो किस कदर आपस में लोगों के वहां से जो आ रहे हैं उनमें और यहाँ लोकल कम्युनिटीज पे कितना एक दूसरे की तरफ भरोसा होगा। तो अब जब वो एक नया मजहब आ गया और वो नए मजहब के साथ आए, उनकी यहाँ आके रह रहे हैं, अब नए काम कर रहे हैं, नई प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो नमाज पढ़ रहे हैं, और वो सारा का सारा काफिला जो है वो एक तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा है, तो एक क्यूरियोसिटी भी लोगों में आई कि अचानक से तुम लोगों को क्या हो गया, पिछले साल तो तुम ये नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक जो पहला एक्सपोजर रहा है वो ये रहा है। आई मीन आप हिस्टोरिकली भी देखें तो अर्लीस्ट मुस्लिम्स जो आए थे वो समंदर के रास्ते से, और ये कोस्टल बेल्ट में आए, ये पूरे मालाबार बेल्ट है, ऊपर नॉर्थ तक आप देखें तो गुजरात के पूरा जो कोस्टल गुजरात है ये इस एरिया तक आए। तो केरला से आप नॉर्थ वेस्ट गुजरात तक ले लें। अब ये यहाँ पे आके बसते गए। इनका एक्चुअली मुझे इत्तेफाक हुआ कि एक बहुत अच्छी किताब मेरे हाथ लगी थी, वो हिस्टोरियन तारा चंद की, जो कि अब पब्लिक सर्कुलेशन में भी नहीं है, कुछ 1930s में आई थी। तो उसमें न सिर्फ जो उन्होंने लिखा है वो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बट वो इतने रेफरेंसेस हैं और उन्होंने इतने सारे पुराने रेफरेंसेस उस किताब में रखे कि उनसे भी मुझे इतना एक्सपोजर हुआ कि ये प्रोसेस कैसे हुआ, कि वो आते जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ कुछ वहाँ जो रूलर्स थे केरला में उस वक्त, तो उनका इतना भरोसा हुआ कि उन्होंने उन्हीं को अपने एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया, फिर उनको ऐसा इन्वॉय मंगोलिया भेज दिया क्योंकि वो उस पर भरोसा कर रहे हैं। मैंने उन सबके नाम उसमें लिखे हुए हैं किताब में। तो ये एक इतना एक्सपेंसिव और लंबे दौरान चलने वाला ये इंटरेक्शन रहा कि उसके बाद से वो कोस्टल एरिया से थोड़े और अंदर हिंटरलैंड की तरफ आते गए, उनको जमीनें मिल गई, जगह रहने की जगह मिल गई। अब इतनी बड़ी तादाद में कोई आता है तो फिर वो अपने मजहबी जगहें भी बनाएगा, वो मस्जिद भी बनाएगा, या खान का उनके साथ जो आ रहे हैं सूफी वो भी बन गए। फिर लोकल लोगों ने जाना शुरू कर दिया, उनको भी लगा कि हो सकता है हमें इससे कुछ फायदा हो जाए, तो उनकी भी उस पर विश्वास बढ़ता गया। तो ये एक बहुत ही धीरे और बहुत ही लंबे टाइम पे फैलने वाला तरीके से पहला एंट्री इस्लाम की हुई थी। सूफी साथ साथ ही चल रहे थे। नॉर्थ इंडिया में आए आपके इन्वेडर्स, ये सेकेंड वेव है जो इस्लाम के इंडिया में आने की हुई, जो कि इन्वेडर्स के थ्रू आया, और काफी सेंचुरीज तक ये नॉर्दर्न प्लेन्स तक ही सीमित रहा। मतलब वो पंजाब से, अफगानिस्तान से एरिया से आए, वो पंजाब पूरा ये जो हमारा हिंदी बेल्ट है इस एरिया में, डेक्कन तक नहीं पहुंचे। ये डेक्कन तक पहुंचने में भी कई सदियां लग गई। आई थिंक जो पहला एक्सपीडिशन डेक्कन की तरफ गया था वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे गया था। तो फिर ये एक तरह से नीचे से एक वेव थी जो ट्रेडर्स की, सूफीज की चल रही थी, और ऊपर से इन्वेडर्स की आई। इन्वेडर्स के साथ भी सूफीज आ रहे थे, हर सबके साथ ही आ रहे थे, या आना एक बार रास्ता खुल गया तो आ ही रहे थे। तो आई थिंक ये 3 तरीके से यहाँ पर आया, और जिस जगह वो जिस तरीके से आया उसका इन्फ्लुएंस वो उसी तरीके से रहा है। तो अब आप देखेंगे जो आज का आपने बात करी थी माहौल की स्टार्टिंग में, ये प्रॉब्लम हमारी नॉर्थ एरिया में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजर इन्वेडर्स का ज्यादा रहा है, लोकल पॉपुलेशन का। तो उनकी मेमोरीज और जो साउथ इंडियंस हैं उनकी मेमोरीज, उनके हिस्ट्री में और जज्बात में काफी फर्क है। तो आई थिंक ये 3 तरीके थे, जैसे जिस तरीके से इस्लाम आया। सिर्फ एक तरीके को
सम टोटल मान लेना और ये कहना कि ये बस ऐसे ही आया है इसलिए ये इसी तरीके का रिलीजन है, ये ऑब्वियसली आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इससे मेरा एक जुड़ा हुआ सवाल था, जैसे एक पाकिस्तान में जो एक नेशनल स्टोरी बेची जाती है कि मोहम्मद बिन कासिम पहली बार आए थे और राजा दहेल को हटा बोलते भी हैं वो लोग, पहला मुस्लिम है ना, फर्स्ट मुस्लिम एंड देन फर्स्ट पाकिस्तानी है। तो ये सब चीजें क्यों है, ऐसी गलत धारणाएं क्यों है, जबकि उसके पहले से कई सदियों पहले से भी लोग आ ही रहते इधर। एक्चुअली ये गलत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो पहले मुस्लिम वही आए ना, पाकिस्तान में तब तो पाकिस्तान भी नहीं था ना। हाँ, तो वो तो अपनी हिस्ट्री देख रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान तो फॉर्म इटर्निटी था, एग्जिस्ट करता था। तो उनके लिए तो वही पहले मुस्लिम आए, क्योंकि वो सिंध में आए थे, तो उनको तो इससे लेना देना नहीं है कि केरला में कौन आया या नहीं आया। फॉर दैट मैटर उनको उतना सूफियों से भी एक टाइम के बाद लेना देना नहीं था, जबकि पाकिस्तान में अभी भी सूफी श्राइन्स पे बहुत लोग जाते हैं, तभी हम इतने आज तक इंसिडेंट सुनते हैं कि यहाँ पे ये मैसेकर हो गया, वहाँ मैसेकर हो गया, क्योंकि चाहे कितना रेडिकलाइजेशन वो सोसाइटी में भी आ गया है, पर जो लोग अभी तक दरगाह जाना चाहते हैं या दरगाहों से जिनकी एक जो हम दरगाह जाने वालों के लिए श्रद्धा, मैं अकीदत का वर्ड यूज कर रही थी, जो अकीदत है वो अभी भी है। तो आप एक्चुअली मेरा मानना यह है कि धर्म इतना पर्सनल एक चीज होती है कि आप जबरदस्ती धर्म बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपके पूरी किरदार से भी ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि आपको लगता है आपके धर्म के बदौलत ही आपकी आगे की जिंदगी बेहतर होगी, आपकी मरने के बाद की जिंदगी बेहतर होगी, चाहे आपका अगला जन्म हो ना हो। अगर मतलब हिंदू धर्म में तो कई सारे जन्म होंगे, तो वो आपका करंट जिंदगी, आप कैसे धर्म का पालन कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करेगी। मुस्लिम में जन्म नहीं है, पर वो ये है कि आप जन्नत में जाएंगे या दोजख में जाएंगे या कहीं ना जाए, हवा में लटके रहें। तो ये सब भी आपकी प्रैक्टिस, आप किस तरह से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, ये उस पर करता है। फिर आपकी पुश्तों का क्या होगा, उनकी, मुस्लिम से कहा जाता है मगफिरत होगी कि नहीं। वो जो आदमी कोई मर जाता है उसके लिए बोलते हैं कि उसकी रूह को मगफिरत दे खुदा, मतलब आराम दे, वो होगी कि नहीं होगी, ये सब इस पे डिपेंड करता है। तो ये कहना कि आपको जबरदस्ती किसी ने कहा है कि धर्म बदल लो किसी भी डर से, ये बड़ा मुश्किल है मानना कि कोई डर से धर्म बदल ले, क्योंकि वो ना सिर्फ ये जिंदगी खराब कर रहा है, वो आने वाली पुश्तों की जिंदगियां भी खराब कर रहा है धार्मिक इंसान के सोच के हिसाब से। लेकिन आम इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल भी होता है, अगर लगेगा, लोग जैसे मल्टीपल वजहों से मुझे लगता है कि धर्म चेंज करते हैं, डर से भी करते हैं कि अगर उनको लगे कि ये मेरी आइडेंटिटी से कुछ मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है तो बदल लो भाई, क्यों अपनी जान खतरे में डालनी है। दूसरा, लोग इसलिए भी करते हैं कि मान लो अगर कहीं पे रूलिंग क्लास एक धर्म की है तो आप फायदे के लिए भी धर्म चेंज करते हो, कि आपको लगता है धर्म बदल के आप भी क्लोज आ सकते हो उस टाइम की पावर्स के, तो आपको प्रमोशंस जल्दी मिलेंगे या आपको दरबार में जगह मिल जाएगी। तो मुझे एक्चुअली लगता है कि डर और एक अपने को आगे बढ़ाना, मुझे इंसान एक ये व्यू है कि इंसान धार्मिक भी होता है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं और वो लोग अपने प्रैक्टिकल इंसेंटिव से धर्म जरूर बदलेंगे। देखिए, आप जो बोल रहे हैं सौरभ, इस पे डर नहीं है, इसमें अपॉर्चुनिटी है। दोनों है, मैंने कहा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और डर भी। आप अब तो ये आप सोच समझ के बदल रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे नुकसान जो होगा मैं जूझ लूंगा नुकसान आगे जाके जो होगा, अभी फायदा मुझे ज्यादा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो ले लेते हैं। तो ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक फ्री विल आ जाता है कि आप अपनी मर्जी से बदल रहे हैं। अच्छा, जहां तक डर का सवाल है, मेरा ये कहना है, अगर आदमी बहुत धार्मिक है, आप उसको डराएंगे तो वो डर के बदल तो लेगा, बट वो वापस पहला मौका मिलते ही रिवर्ट कर लेगा। ये हो सकता है। तो वो उसको लगता है कि ये हालात बदलेंगे तो मैं वापस, जैसे मैंने मेरे किताब लिखने की रिसर्च में मैंने देखा बहुत सारे मुस्लिम्स आइडेंटिटी बदल रहे हैं, और एक्चुअली इस्लाम में ये एक प्रैक्टिस थी आइडेंटिटी बदल के रहना, जो अभी भी बहुत सारे शिया जो सऊदी अरेबिया जाते हैं काम करने, वो सुन्नी बन के रहते हैं। हालांकि शिया सुन्नी दोनों मुस्लिम्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अब डिवीजन इतना ज्यादा हो गया है स्पेशली सऊदी में कि वो वहां जाके सुन्नी बन के रहते हैं। तो ये एक्चुअली एक बड़ी
मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत पॉपुलर प्रैक्टिस है, मगर ये एक एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है कि जैसा माहौल है आप वैसे रहें अपने आप को बचाए रखने के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है, क्योंकि जैसे ही आपके हालात बदलेंगे या वो सिचुएशन बदल जाएगी, आप वापस अपने सेफ जगह पे आ जाएंगे या वो जगह आपके लिए सेफ हो जाएगी, तो आप वापस अपने ओरिजिनल उस पे आ जाएं। इसका थोड़ा हिंदुओं में लेकिन प्रॉब्लम है गजाला, क्योंकि हिंदुओं में इतना ज्यादा कास्ट प्यूरिटी को लेकर के प्रॉब्लम है ना, कि अगर आप एक बार छोड़ के चले जाएं तो आपको वापस कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस मिलेगी नहीं। अच्छा। तो आपने कर भी लिया एक बार अपॉर्चुनिस्टिकली, तो जो कि शायद को बाकी रिलीजन्स में हो सकता है ये ना हो प्रॉब्लम, लेकिन हिंदुओं में ये एक इशू है कि आपने एक बार कर लिया। अब सोचिए, पहले तो बाहर ही जाने नहीं देते थे। हाँ। कि अगर आपने काला पानी क्रॉस कर लिया तो वापस आएंगे तो आप एक, और कास्ट से बाहर हुए तो रिलीजन से बाहर हो गए एक तरह से। एक्चुअली तो ये एक जो है काफी, जैसे मैंने इनकी कहानी पढ़ी थी, जैसे जो जिन्ना के जो नाना थे वो फ्लैश उसमें थे, क्या कहते हैं, वो मीट का काम करते थे पर हिंदू थे। अच्छा। लेकिन उनको अपनी कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था। ओके। अपने ट्रेड की वजह से। तो वो उन्होंने कहा तो फिर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, और इस वजह से उन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को कि भाई, तो अलग अलग वजहों से। और इसके बाद ये नहीं है कि जब मिलेगा एक्सेप्टेंस तो वापस आ सकते हैं। हिंदू लोग थोड़े से इस मामले में थोड़े वो हैं। अच्छा। वो आसानी से करने नहीं देंगे। दूसरा उल्टी तरफ भी है गजाला, थोड़ा वन वे ट्रैफिक रहता है, क्योंकि अगर मान लीजिए रूलर्स मुस्लिम है तो इस्लाम में वापस कन्वर्ट करना मौत की सजा भी है ना। ये इस्लाम में नहीं है। अच्छा, या फिर रूलर्स में एटलीस्ट है। ये कंट्री स्पेसिफिक है। तो अच्छा। ये गलतफहमी हो गई थी काफी लोगों को कि ये इस्लाम में है कि आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे ब्लास्फेमी भी है, ये इस्लाम में नहीं है कानून। मतलब ये शरिया का कानून नहीं है, जिसको जो इस्लामिक लॉ है ये कंट्री स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन में था। और एक्चुअली ये हुआ था जब सऊदी नहीं थी, जब अरेबिया ही थी। इस्लाम के आने के कुछ ही सालों के बाद ये कानून बन गया था, क्योंकि तब वो जब एक्सपैंड कर रहे थे इस्लामिक एम्पायर को, ये अर्ली कैलिफ्स जो खलीफा थे शुरू के, तब उनका ये था कि अगर उन्होंने स्टेट को और रिलीजन को एक दर्जा दे दिया था, तो अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो और आपका वही रिलीजन होगा। तो अगर आप रिलीजन से मुकर रहे हैं तो आप स्टेट से मुकर रहे हैं। तो उन्होंने रिलीजन को छोड़ने को ट्रीजन का दर्जा दे दिया था, जिसकी सजा मौत थी। तो ये इस्लाम का कानून नहीं था, ये वहाँ के रूलर का उन्होंने कानून बनाया। फिर सब्सिक्वेंटली ये पाकिस्तान में जब उन्होंने हुदूद लॉज लाए, ज़ियाउल हक के टाइम पे सब उधम मची, तो इन्होंने यही यहाँ पे भी अडॉप्ट कर लिया। तो ये बहुत दिलचस्प बात है। तो ये जो तौहीन रिसालत जिसे बोलते हैं शायद ब्लास्फेमी, तो ये इसका कोई रिलीजियस सैंक्शन नहीं था, बल्कि ये पॉलिटिकल और स्टेट वाइज था। ये काफी लोगों को नहीं पता होगा शायद, मुझे तो नहीं पता था। मुझे भी एक्चुअली नहीं पता था, मुझे भी ये रिसर्च के दौरान ही पता चला। तो ये अरेबिया का कानून था। एंड लेकिन लोग मानते ही है ना इसको गजाला, जैसे आपने भी बताया कि आपको रिसर्च करके पता चला। लेकिन अगर बहुत सारे लोग किसी चीज को माने तो एक तरह से ये एक एक्सेप्टेड ट्रूथ हो जाता है ना। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल से इसलिए जरूरत थी कि मैं ये रिसर्च करूं और इसको सामने रखूं कि हाँ ये होना। क्योंकि प्रणय, तुम देखोगे तो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि पाकिस्तान आया तो ये लॉ बना, और शायद हिंदुस्तान में हर जगह ये लॉ नहीं होगा, लेकिन सोशल प्रैक्टिस यही थी। तो तुम जानते हो ना, मतलब इतना बड़ा वो हो गया था जब आर्य समाज ने शुद्धिकरण शुरू किया था, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा सच्चिदानंद का मर्डर भी इसीलिए हुआ था कि उन्होंने ये चीज ट्राई की थी कि लोगों को बोलें कि तुम दोबारा हिंदू बन सकते हो। तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड ओनली इन पंजाब एरिया उस टाइम पे। तो ही गॉट मर्डर्ड इन 1925। तो दैट इज प्री इंडिपेंडेंस। और वो अभी भी एक, जिसको बोलते हैं ना, एक बनी हुई है आपस में लोगों की, जो है ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के दिल में मन मुटाव बना रहता है दोनों कम्युनिटीज के। मुझे ये इंसिडेंट के बारे में पता नहीं है, बट मेरा शुद्धिकरण हो चुका है, मेरी घर वापसी हो चुकी है। तो ऑल दैट घर वापसी केम फ्रॉम दैट गजाला, बाय द वे। तो पहले उसको वो शुद्धिकरण बोलते थे, वो नाम वो था, तो उसको उन्होंने अब घर वापसी बोलना शुरू कर दिया। बट द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड इट
तो उस टाइम पे यही था कि ये तो अलाउड नहीं है, एंड ही गॉट असैसिनेटेड फॉर दैट। अच्छा, ओके। नहीं, मेरे एक जानने वाले थी, उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की थी, मतलब लव जिहाद, बट बिकॉज वो आर्य समाज मंदिर में करना चाहती थी, तो वो ऑपोजिट जिहाद हो गया, तो उन्होंने उनको कन्वर्ट करा था, और बिकॉज उनकी फैमिली से कोई नहीं आया था, तो मैं उनकी सिस्टर बन के चली गई, तो ना सिर्फ उनका घर वापसी हुई, फिर वो मेरी भी हुई। हाँ, नहीं, आर्य समाज मंदिर थोड़ा इस मामले में लिबरल भी रहता है कि वहां पे कास्ट प्रॉब्लम्स नहीं रहती है, एनीबॉडी इज वेलकम टू, इसलिए शादी के लिए बड़ी पॉपुलर जगह रहती है। बिल्कुल। दे आर लिटिल मोर लिबरल इन दैट। राइट, ओके। आप लोग ये जो बोल रहे हैं वो मुझे थोड़ा बहुत ही डिस्टेंट लग रहा है, क्योंकि मेरा जन्म तो इंदौर में हुआ, लेकिन मैं पला बड़ा गोवा में हूँ, और और फिर मैं साउथ इंडिया में ही रहा हूँ तब से, तो मुझे सही में डिफरेंस पता पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ये कनेक्ट शायद सुनाए भी नहीं है मैंने कई चीजें। नहीं, ये नॉर्थ में बहुत बड़ी चीज है प्रणय, बहुत बड़ी चीज है। गजाला तो यूपी से है, और मैं, क्योंकि मेरे को पंजाब से भी रिलेशन है, और मेरी फैमिली तो आर्य समाजी है, तो मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। सो राइट, ठीक है। तो इसमें गजाला आपने एक थोड़ी बहुत चीजें बोली भी, जिसमें जो स्पेशली मैं वो चीजें पे और जानना चाहता हूँ जो सब प्रणय को फॉरेन टर्म्स लगते हैं ना, तो उसमें थोड़ा और डीप जाते हैं। तो ये इस्लाम आया, इस्लाम को लेकर के काफी ये भी रहता है कि इस्लाम में एक बहुत यूनिफॉर्मिटी है, सब लोग मक्का की तरफ देख करके नमाज पढ़ते हैं, और एक लगता है जैसे फर्स्ट ग्लोबलाइज्ड रिलीजन वगैरह। लेकिन आपने अपनी किताब में काफी एक इंडियन इस्लाम की बात करी है, और तो ये इंडियन इस्लाम क्या है, और मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता था, ऑब्वियसली आपने काफी डीप रिसर्च करी, तो ये थोड़ा इंडियन इस्लाम का इंडियन वर्जन क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली इससे पहले कि मैं और आगे डिटेल में आपको बताऊं, बट जो आप बोल रहे हैं कि सारे लोग मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते, ये यूनिवर्सल है, ये इंडिया में भी करते हैं। मतलब मुस्लिम होने का सबसे जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही है कि आपको कलमा आना चाहिए। मतलब वो 5 प्रिंसिपल्स हैं, वो दुनिया भर के तमाम मुस्लिम, चाहे वो इंडोनेशिया में हो, चाहे चाइना में हो, या यूएस में, कहीं भी, वो 5 प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करना लाजमी है। तो ये इंडियन इस्लाम जो है, ये या जिसको मैंने इंडियन इस्लाम कहा है, ये बेसिकली इसको हम 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 2 तो कैटेगरीज हैं जो कि थॉट ग्रुप्स थे, जैसे कि देवबंदी बना एक ग्रुप, और एक बरेलवी ग्रुप जो कि उसका रिस्पॉन्स में बना उसके 50 साल के बाद। तो ये थॉट ग्रुप से इनका मकसद ये था कि ये इस्लाम की एजुकेशन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, रिटन एजुकेशन। तो वो मदरसे खुलना, बहुत सारे मदरसे खोलना, और एक तरीके का बहुत ही कंजर्वेटिव अरबाइज्ड तरीके का इस्लाम वहाँ पे वो सिखाया जाए। अब ये देवबंद की रीच धीरे धीरे इतनी बढ़ती गई, और इनकी इंटेलेक्चुअल इनका जो सोच थी वो इतनी गहरी थी, या गहराई तक जाती थी मजहब के, कि वो बहुत बड़े तबके के लोगों को अपनी तरफ खींच पाए। उसके पैरल आया जब ये बरेलवी सेक्ट आया, तो बरेलवी का अप्रोच काफी सिंपलिस्टिक थी और काफी बिलीफ बेस्ड थी। देवबंदी काफी थियोरेटिकल थे, तो वो काफी आर्गुमेंटेटिव भी थे, तो वहां से ये काफी आर्गुमेंटेटिव बातें उन्होंने निकाली, डिबेट्स निकाली विद इन इस्लाम की, अगर ये ऐसा था तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे ये। और ये नहीं था कि वो डिबेट का मतलब है कि हर इंसान डिबेट करके अपनी मर्जी कर चलाए। वो बेसिकली इस सब का मकसद ये था, वो ये दिखा रहे थे कि हम जो भी थ्योरी इशू कर रहे हैं, या जो भी थ्योरी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये इतने मेहनत से या इतने सालों के वेल आर्ग्यूड है, बेसिकली सोच समझ के हम बता रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं, ये इतनी कशमकश से हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। बरेल तो ये अकेले सिर्फ बिलीफ की बात नहीं है, सिर्फ यकीन की बात नहीं है, ये अकेले इसको आर्ग्यू किया हुआ है। बरेलवी जो थे, उनका अप्रोच थी वो बहुत बिलीफ बेस्ड थी। तो उनका जो बेसिक
अप्रोच रही वो ये थी कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो ना सिर्फ प्रॉफिट थे, उनके अंदर डिवाइन पास भी थे, जो कि देवबंदी या मेजॉरिटी मुस्लिम्स नहीं मानते, क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में यही रहा कि उन्होंने क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट में डिविनिटी एक्सेप्ट करते हैं, मुस्लिम्स नहीं करते हैं। वो उनको ह्यूमन बीइंग मानते हैं, इंसान मानते हैं, जो कि चोजन इंसान थे, मतलब उनको अल्लाह ने भेजा दुनिया में कुछ काम करने के लिए। तो सिमिलरली मोहम्मद को भी अल्लाह ने भेजा दुनिया में कुछ सर्टेन काम करने के लिए, कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। तो बरेलियों का मानना है कि वो उनके अंदर डिवाइन पास थे, तो वो ना सिर्फ आगे का देख सकते थे, फ्यूचर देख सकते थे, वो पास्ट देख सकते थे, वो एक वक्त में कई जगहों पे एग्जिस्ट मौजूद हो सकते थे, तो अंतर्यामी थे बेसिकली। हाँ, तो ये बरेलियों की थिंकिंग है, जिसको देवबंदी या बाकी लोग नहीं मानते हैं। तो एक बार ये थिंकिंग आ गई, तो इस थिंकिंग से ये आया कि आप जितनी भी कब्र है या मजार है, वहां पर भी डिवाइन ग्रेस है, तो आप वहां जाके भी इबादत कर सकते हैं। जो देवबंदी है वो इसको नहीं मानते। तो एक्चुअली इस तरीके से देखा जाए तो देवबंदी काफी रिजिड लगते हैं, बट वो रिजिडिटी में भी उनके इंडिपेंडेंस वो आपको अश्योर करते हैं कि आपको एक्चुअली बाहर नहीं जाना है तो आप अपने घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं, बिकॉज डिवाइन ग्रेस कहीं स्पेसिफिक जगह पे मौजूद नहीं है, हर जगह है। तो वो इस तरीके से देखा जाएगा तो वो एक इंडिविजुअल को राइट देते हैं अपने रिलीजन को अपने हिसाब से तय करने के लिए या फॉलो करने के लिए। बट दूसरी तरफ से रिजिडिटी ये है कि आप प्रॉफिट मोहम्मद को भी रिवेयर ना करें। तो दोनों में थोड़े काफी डिफरेंसेस हैं, और मेरे हिसाब से दोनों इक्वली दकियानूसी हैं अपने अपने तरीके से, अपने तरह से। तो ये दो मेन सेक्ट हो गए। और ये दोनों कब आए गजाला, दोनों देवबंदी और बरेलवी? देवबंदी शुरू हुआ है एक मदरसे से 1858 में। अच्छा, गदर के बाद इमीडिएटली उसके बाद, क्योंकि वो होलसेल जब मैसेकर्स वगैरह हुए मुस्लिम्स के, तो नॉर्थ इंडिया में काफी बुरा हाल था, क्योंकि मेनली जो सेंटर पॉइंट था 1857 रिवोल्ट का वो नॉर्थ इंडिया था, गदर का। तो जो रिट्रीब्यूशन जो अंग्रेजों ने जो बाद में बिल्कुल बदला लिया, वो भी इसी एरिया में ज्यादा वाइड स्प्रेड था। और चूंकि मुगल एम्परर के नाम के अंडर, उसके बैनर के अंडर ये लड़ाई की गई थी, तो उसके मेन गाज जो थी वो मुस्लिम्स पे गिरी थी। तो ये जो मेन किलिंग्स हुई है, बदले की किलिंग या लड़ाई में हराने वाली किलिंग्स या जो भी था, ये सारा इस एरिया में हुआ था। तो यूपी के कई सारे, मेनली यूपी में, तो यहाँ पे कई सारे गांव ऐसे थे जहाँ पे पूरी मुस्लिम मेल पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। तो ये एक देवबंद के स्कॉलर ने इसको लिखा है कि कई जगहें ऐसी थी कि जहाँ पे किसी की जनाजे में भी शामिल होने के लिए लोग नहीं बचे थे। जनाजा इज एट प्रोसेशन, लास्ट राइट्स, लास्ट, तो उसमें भी कोई लोग शामिल नहीं हो सकते, मतलब कोई बचा ही नहीं था कि शामिल हो जाए। तो इतने यहाँ पे बुरी हालत थी। तो तब उनको ये भी डर लगा कि इस हालात में तो पूरा मजहब ही खत्म हो जाएगा, मतलब कोई टॉर्च बेरर ही नहीं बचेगा इस्लाम का। तो वो दैट वाज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। उस वजह से उन्होंने देवबंद स्कूल शुरू किया। तो देवबंद जगह है जो वेस्टर्न यूपी में है, और बरेलवी बरेली से, हाँ, और बरेलवी जो है वो बरेली से आता है, बरेली शहर से। जी बिल्कुल। ये बरेली शहर जो है ये रोहिलखंड का हिस्सा है। रोहिलखंड, हाँ। तो ये रोहिला जो थे, जो नवाब थे रोहिला के, वो भी गदर में शामिल हुए थे, और इन सब की भी पूरी फैमिलीज को पब्लिकली हैंग किया गया था। तो जिन्होंने बरेलवी सेक्ट शुरू किया था, ये उसके 1 साल में पैदा हो गए थे। तो जब तक ये, तो ऑब्वियसली इनके बचपन में इन्होंने ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स 1857 के सुने होंगे, देखे क्या होंगे, सुने होंगे घर वालों से। तो ये भी इससे काफी इंस्पायर्ड थे, या ये भी मोटिवेटेड थे कि हमारा या मुस्लिम्स का इतना बुरा हाल हुआ है, और अब इस वजह से मुस्लिम्स जो हैं वो अपने रियल पाथ से भटक गए हैं, मजहब के रास्ते से भटक गए हैं। एक्चुअली हर बार जब भी आपने इस्लाम में रिफॉर्मेशन का प्रोसेस देखा है, उसकी शुरुआत ऐसे ही हुई है कि मुस्लिम्स अब ठीक से रहे नहीं है, वो इस्लाम को फॉलो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपने मजहब के बारे में खुद पता नहीं है, वो
अपने ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं। तो जब भी किसी ने आके उनको सिखाने की या पढ़ाने की कोशिश की है, उसकी बैकड्रॉप हमेशा से यही रही है। तो ये बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है। तो तो मतलब जैसे वो क्रिश्चियंस में रिफॉर्म हुए तो हुआ, पुरानी चीजें छोड़ो आगे बढ़ते हैं, प्रोटेस्टेंट्स बने वगैरह। मुस्लिम में उल्टा है भाई, पुरानी चीजें पकड़नी है। बिल्कुल। तो इस्लाम में बहुत कहा जाता है रिफॉर्म्स नहीं हुए, इस्लाम में बहुत रिफॉर्म्स हुए, बट वो रिफॉर्म्स सारे पुराने वापस पीछे ले जाते हैं पीछे जाने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ी आयरनी है। सो ये इस तरह ये से दो दो हो गए। सेक्ट्स आए। तो बरेलवी सेक्ट आया है, अब मुझे उसकी डेट याद नहीं है, मुझे किताब में खोल के देखना ठीक है, पड़ेगा। अराउंड 50 साल बाद आपने बोला हाँ, लगभग। तो वो बेसिकली 1920 या 1919 के आसपास कभी आया। उसके बाद जो दो और सेक्ट्स हैं, वो उनको मैं सेक्ट्स नहीं मानती हूँ, उनको मैं मूवमेंट्स कहती हूँ। मैंने किताब में उनको एज अ मूवमेंट डिस्क्राइब किया है, क्योंकि ये दोनों जो है ये लोकलाइज्ड सेक्ट्स थे। देवबंद के आउटरीच नहीं थी। जो लोग देवबंद जाके पढ़ते थे वो पढ़ के वहां से निकल के अपने घर चले जाएं, अपने गांव में चले जाएं, वहां खोल लें अपना स्कूल या मदरसा, तो वो वहां फैला सकते थे। बट देवबंदीज खुद नहीं कहीं जाते थे। सिमिलरली बरेलवी कहीं खुद नहीं जा रहे थे लोगों को प्रवचन करने के लिए। तो ये प्रवचन वाला जो हिसाब हुआ, ये आया है, ये भी 1924 में कभी आया, जो कि तबलीगी जमात था। तबलीगी जमात जो था वो एक प्रोलेटाइजिंग, एक प्रवचन करने वाला मूवमेंट था, जो घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, मस्जिदों जाके लड़कों को पकड़ लेता था, इंस्पायर करता था कि अब तुमको हम इस्लाम सिखाते हैं, तुम्हें ठीक से आता नहीं है टाइप्स। तो और स्पेशली ये मॉडर्न टाइम्स में, तो ये बोर्ड के एग्जाम्स जब हो जाते हैं तब ये पहुंच जाते हैं, क्योंकि मुश्किल नहीं होता है पता एक मोहल्ले में कि कितने बच्चों ने 10वीं का इम्तिहान दिया है। अब शायद लोग इतना नहीं मिलते जुलते हैं, बट मान लीजिए इवन 30-40 साल पहले तक ये पूरे मोहल्ले के लिए बड़ी बात थी कि इस मुसलमान लड़के ने 10वीं का इम्तिहान दिया है, तो अब तो 3 महीने फालतू घर में बैठेगा। तो वो वहां जाके उसको पकड़ लेते थे कि अब तुमने तो पढ़ाई कर ली सेक्युलर, अब तुम हमारे साथ देखो, हम तुम्हें मजहबी बातें बताएंगे। माँ बाप भी जनरली मान जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इसमें बुराई क्या है। मतलब वैसे भी घर में लड़का 3 महीने 11th में एडमिशन मिले ना मिले, पढ़े ना पढ़े, मतलब वो बात की बात है। बट 10th के बाद तो इतना गैप होता ही है जब एग्जाम्स के बाद। तो अच्छा है कि यार दोस्तों के साथ आवारागर्दी करेगा तो ये मजहब के रास्ते पे कुछ सीख ले। तो ये इनका जो कोर बेस था तबलीगी जमात का, ये ऐसे बढ़ता गया। और ये मेरे हिसाब से बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, क्योंकि ये बहुत ट्रैवल करते हैं और बड़ी मुश्किलों में ट्रैवल करते हैं। मेरे एक कजिन है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बाहर काम करते हैं, तो काफी लग्जूरियस लाइफ अपनी गुजारते हैं, काफी अयाशी की जिंदगी है उनकी। अयाशी से मतलब अयाशी नहीं, बट कंफर्टेबल जिंदगी है, लग्जूरियस लाइफ है। बट वो तबलीगी से बहुत मुतासिर हैं, तो वो उनके, इसको वो चिल्ला बोलते हैं। जब आप 3 हफ्ते के लिए या 30 दिन के लिए या 3 महीने के लिए आप उनके साथ ट्रैवल करते हैं प्रवचन करने के लिए, तो वो आप गांव देहात में और जगहों पर जाते हैं। तो वो भी उनके साथ आए थे और उन्होंने यूपी में मस्जिदों में रहे, रात को अपने कपड़े खुद धोए, ठंडे पानी से नहाना, मतलब तो ये कमिटमेंट है लोगों का, अपने पूरी लग्जूरियस लाइफ, आराम की जिंदगी छोड़ के वो, क्योंकि उनको लगा ये उनका रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, उनको भी मजहब को कुछ देना चाहिए, तो वो ये करने आए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफी फाइनेंशियली कंफर्टेबल हैं अपनी जॉब्स में, अपनी मॉडर्न जिंदगी, रेगुलर मॉडर्न जिंदगी जी रहे हैं। बट तबलीगी से उनका लगाव इतना है कि उनको लगता है कि हमें एटलीस्ट जिंदगी में एक बार इसके साथ जुड़ के ये करना चाहिए। तो ये, और आपका एक अच्छा पॉइंट था तो कि तबलीगी सिर्फ दूसरे मुसलमानों को ही लेकिन टारगेट करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं, दूसरे रिलीजन्स को नहीं बोलते कि तुम नहीं, मुसलमान बन जाओ, लेकिन हर मुसलमान को बताना चाहते हैं तुम ठीक मुसलमान कैसे बनो। हाँ हाँ, उनका टारगेट ऑडियंस उनकी मुस्लिम्स ही है, जो टारगेट ग्रुप है वो मुस्लिम्स है। रिलीजियस कन्वर्जन भी वो कराते हैं, बट उनका जो वॉलंटरीली करना चाहते हैं, विच इज हाउ ये यूएस वगैरह में, ये प्रिजन्स में, इधर जहाँ पर उनको लगता है जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं, तो इनके आउटरीच वहां पर ऐसे ही फैली, क्योंकि ये डिप्राइव्ड ग्रुप में काफी काम करते हैं, रिलीजियस काम करते हैं, सोशल वर्क नहीं करते हैं, चैरिटी नहीं करते हैं, ये सिर्फ प्रवचन देते हैं।
तो ये एक ग्रुप है और ये तो ये भी एक काफी जबरदस्त आपका फैक्टॉइड था कि मतलब तबलीगी जमात की जो पहुंच है, मतलब अमेरिकन ब्लैक्स प्रिजनर्स में इस्लाम पहुंचाने में उनका काफी बड़ा हाथ है। तबलीगी जमात की बहुत रीच है। एक्चुअली ये क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है कि इनकी मेंबर्स कितने हैं, बिकॉज इनके वॉलंटियर मेंबर्स हैं और ये किसी का अकाउंटिंग नहीं होती है कि हमारे कितने मेंबर्स हैं। कोई प्रॉपर फॉर्मलाइज तरीका नहीं है कि आपने फॉर्म भरा मेंबर बन गए, कुछ भी नहीं है। तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इनके कितने मेंबर्स हैं, इनको खुद भी नहीं पता होगा। और फंड्स इनके कितने आते हैं, क्योंकि जो रईस मेंबर्स बनते हैं वो ऑब्वियसली रिलीजन के नाम पे बहुत चैरिटी करते हैं। और मुस्लिम्स एक्चुअली चैरिटेबल लोग हैं किरदार से, क्योंकि वो रिलीजन में ऑर्डेन्ड है कि आपको चैरिटी करनी है। तो वो बहुत चैरिटी होती है, तो फंड्स भी इनके पास बहुत है, उसका भी कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। और मैंने किताब में भी लिखा है, इससे पहले मैंने फोर्स में भी एक बार काफी डिटेल्ड आर्टिकल किया था कि एक्चुअली इसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए, इसका पता होना चाहिए, या तो सरकार को करना चाहिए या कुछ एक और मे बी ऑटोनॉमस बॉडी क्रिएट करनी चाहिए, मे बी विद इन द माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर या कोई, कि एक हिसाब हो कि कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। बिकॉज इतनी ऑटोनॉमी एक ऑर्गेनाइजेशन को, एंड एक्चुअली इसका पैरेलल मैंने आरएसएस से ड्रॉ किया था कि आरएसएस में भी एक वक्त तक कोई अकाउंटिंग ही नहीं होती थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट फंड लेते ही नहीं है, तो वो आंसरेबल ही नहीं है सरकार को कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर कितना खर्च कर रहे हैं, किस चीज पे कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल था कि अगर आप इस पे नजर, आपको जासूसी करने की जरूरत नहीं है, बट एक फॉर्मलाइज तरीका हो कि इसका आप हिसाब रखें, बिकॉज ये इंडिया के बाहर भी जाते हैं, बाहर के लोग इंडिया में आते हैं। मैं ये नहीं सजेस्ट कर रही ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, मैं ये नहीं सजेस्ट कर रही हूँ इसमें इलीगल काम हो रहा है, बट आई थिंक ये बड़ा सेंसिबल चीज है। बिकॉज अब अगर आप मास वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से आप 50 का ग्रुप लेके जा रहे हैं, अब 50 पे 5 लोग और कह देते हैं कि हम भी आपके साथ जा रहे हैं, वो 5 लोग कौन है आपको नहीं पता है, बिकॉज आप तो ट्रैक नहीं रख रहे ना। तो ये एक और आप जब ग्रुप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो इतना हर इंसान पे आप इतनी जांच पड़ताल नहीं करते ना कि कौन कौन मेंबर्स जा रहे हैं। तो इसीलिए कई सारे 9/11 के बाद कई सारी इंक्वायरीज होनी शुरू हुई थी तबलीगी इंटरनेशनली, इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में कोई केस सामने नहीं आया, बट यूएस में कुछ केसेस सामने आए थे। फिर आपको याद होगा वो पाकिस्तानी कोच का, जिसका रूम में जो मिले थे, जो मर्डर हुआ था जिनका, बॉब वुलमर की बात कर रहे हैं आप शायद? हाँ, वो ऑस्ट्रेलियन थे शायद, नहीं, साउथ अफ्रीकन हूँ। साउथ अफ्रीकन, ओके। हाँ, मैं क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करती हूँ, बट ये न्यूज मैंने इसलिए फॉलो की थी क्योंकि तबलीगी एंगल आ गया था इसमें, बिकॉज उस वक्त पाकिस्तानी टीम में कई सारे मेंबर्स थे जो तबलीगी के मेंबर्स है। सबसे फेमस इंजमाम उल हक ने तबलीगी ज्वाइन की थी आपने, तभी उन्होंने वो लंबी दाढ़ी रखी थी और वो अचानक से एक दिन ही अपीयर्ड वन डे और फिर वो पूरे मुस्लिम बन गए थे, उससे पहले वो नॉर्मल थे। तो वैसे मैं अपने आप को चेक कर दूं, बॉब वुलमर इंग्लिश क्रिकेटर थे जो कि साउथ अफ्रीका को कोच कर चुके थे, तो मैं भी गलती कर रहा था। अच्छा, और वो पाकिस्तान कोच थे उस वक्त, और ये हाँ, जब उनका मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो गई थी, मतलब एस्टैब्लिश नहीं हुआ था कि मर्डर है या क्या हुआ है, बट वो बड़े अजीब से सर्कमस्टेंसेस थे। तो वो था कि वो रात को 2-4 लोग आए थे तबलीगी के वहां पे बात करने, फिर वो सब साथ में नीचे गए थे, फिर ऊपर आए थे, कुछ तमाशा हुआ था, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई थी, बट कुछ सामने नहीं आया था। तो बेसिकली इनके ऊपर शक की नजर काफी सालों से काफी जगहों पे रही है। थैंकफुली इंडिया में कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो इंडिया में कभी कोई वजह नहीं रही है कि आप इनके ऊपर कोई जासूसी या कुछ इन्वेस्टिगेशन करें। बट फिर भी आई थिंक एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट जस्ट तबलीगी, आई वुड से द सेम, कि आपको जैसे कि आरएसएस भी है, आपको उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या मेंबरशिप प्रोफाइल है, कहाँ पे फंडिंग कहाँ से कितनी आती है, कहाँ जाती है, बिकॉज ये सब एज अ नेशन दीज थिंग्स शुड बी अकाउंटेड फॉर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ये है। अच्छा, इनका एक खास एम्फेसिस जोर रहा है अपीयरेंस पे। तबलीगी का कहना ये रहा है कि आपको मुस्लिम ना सिर्फ होना है, आपको दिखाई देना है। तो अनलाइक सिख्स, खालसा, मुस्लिम्स की कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब आप
सिख हैं तो आपकी आइडेंटिटी है, क्योंकि वो आपके आप रिलीजन में है, केश और कंघा वगैरह सब है है। आपका। इस्लाम में आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप कुछ भी पहन सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं। आप अगर आपके वो 5 प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप मुस्लिम हैं। और उस 5 प्रिंसिपल में कपड़े नहीं आते, नहीं, और शक्ल नहीं आती है। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं आती है। तो इन्होंने आइडेंटिटी क्रिएट की। तो ये आइडेंटिटी है कि वो आप पूजा पजामा पहनते हैं जिसमें आपके एंकल्स दिखें। तो जो लोग पजामा नहीं पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, तो वो जीन्स को कटवा देते हैं या मोड़ देते हैं ताकि एंकल्स दिखें। फिर वो लंबी दाढ़ी है, अनकंट्रोल्ड दाढ़ी, जिसको आप नहीं काटेंगे, बट वो आपके चिन से थोड़ा सा नीचे रहेगी ताकि आपके लिप्स क्लियरली विजिबल रहें। उसकी लॉजिक ये है कि आप खाते पीते हैं तो वो गंदगी आपको, मतलब क्लेanलीनेस उसकी लॉजिक है। फिर कुर्ता आपका काफी लंबा होता है, वो नीचा होना चाहिए और ढीला ढाला होना चाहिए, और टोपी आपको पहननी चाहिए हर वक्त सर पे। तो ये कुछ उनके आपकी किताब में है, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहना होना चाहिए। तो ये अपीयरेंस उन्होंने किया है। तो अब आपको कभी सड़क पे इस तरह से लोग दिख जाते हैं, अगर दिखे मुस्लिम, तो आप समझ सकते हैं कि ये तबलीगी वाले हैं। तो और जो चौथा था वो मेरे ख्याल से अगर आप इंटेलेक्चुअली देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पावरफुल ग्रुप था रहा है, वो है जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी का इन्फ्लुएंस ना सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स पे रहा, कुछ तबके के इंडिया के बाहर बहुत रहा है। कुछ लिटरेचर के हिसाब से जो मुस्लिम ब्रदरहुड ग्रुप इजिप्ट में बना था, वो भी जमात इस्लामी से ही इंस्पायर्ड था, जमात इस्लामी की लिटरेचर से इंस्पायर्ड था। तो जमात इस्लामी का जो मेन थ्रस्ट रहा है वो रहा है कि आपका इस्लाम आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इट्स नॉट जस्ट आपका, ये सिर्फ ईमान नहीं है या अमल नहीं है। जैसे ईमान है फेथ, अमल है प्रैक्टिस। तो तबलीगी का एम्फेसिस हमेशा प्रैक्टिस पे रहा है, अमल पे रहा है कि आप ऐसे करें, आप इतना झुके नमाज पढ़ते वक्त, इतना सीधे खड़े हों। ये तो और देवबंद और ये ग्रुप्स का ईमान पे रहा है कि आपका फेथ पक्का होना चाहिए। तबलीगी जमात इस्लामी का ये है कि आपका फेथ आपको इंटरनलाइज करना है इस हद तक कि वो आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी जिंदगी की चॉइसेस, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी सब कुछ वो ही डिफाइन करता है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपका रिलीजन आपसे ये करने के लिए कह रहा है। आप इसलिए रिलीजन नहीं फॉलो कीजिए क्योंकि ये आपके लिए इस वक्त सहूलियत है रिलीजन को फॉलो करना, या आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी आफ्टर लाइफ सिक्योर करनी है। आपको ये इसलिए करना है क्योंकि ये आपका सम टोटल है, आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव ही है कि आपको ये रास्ता चलना है और इसको फैलाना है, इसको मतलब और वास्ट करना है। तो ये जो पॉलिटिकल इस्लाम जिसको हम कहते हैं, इसका जो प्रोपाउंडर थे वो ये जमात इस्लामी के जो जिन्होंने शुरू की है, मौलाना मौदूदी, ये इनका आइडिया था। तो इसलिए ये अभी तब जमात इस्लामी वाले इंसिस्ट करते हैं कि हम तो बिल्कुल नेशनलिस्ट है और हमने तो कभी पार्टीशन को फेवर नहीं किया, हम पार्टीशन के खिलाफ थे। ये बात बिल्कुल ठीक है, वो पार्टीशन के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि उनको लगता था कि इंडिया को ही मुस्लिम कंट्री बनना चाहिए। तो अब अगर पार्टीशन हो जाएगा तो छोटी सी मुस्लिम कंट्री रह जाएगी, जो बड़ा पार्ट तो रह जाएगा पीछे। तो वो इसलिए पार्टीशन के खिलाफ थे। मगर जब एक बार हो गया तो फिर मौलाना मौदूदी पाकिस्तान शिफ्ट हो गया और तभी जमात इस्लामी का बहुत बड़ा चंक पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। अब अगर आप देखें तो वो पार्टीशन में काफी लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने बहुत पावरफुल पार्टी थी और मुस्लिम लीग ने पार्टीशन करा। ये बात सही नहीं है क्योंकि मुस्लिम लीग तो को पता भी नहीं था कि हमें पार्टीशन चाहिए, हमें क्या चाहिए। मुस्लिम लीग तो एक पेटिशनर्स की पार्टी थी, सारे रईस लैंडलॉर्ड्स उसमें थे, आराम तलब लोग थे जो अपने घर से हिलना भी नहीं चाहते थे, वो बस अर्जियां सरकार को दे के ये कर दिया वो कर दिया, ये इस टाइप के लोग थे। तो जब तक इनके पास जिन्ना जैसा लीडर नहीं आया और जब तक इनके पास जमात इस्लामी का काडर नहीं आया, ये कुछ करने लायक थे नहीं।
तो एक बार जब जमात इस्लामी और मौलाना मौदूदी ने रियलाइज कर लिया कि पार्टीशन तो इनएविटेबल हो ही रहा है, तो इन्होंने कहा कि अब हम मुस्लिम लीग के साथ मिल जाते हैं। तो वो ये जो वायलेंस है, ये जो पार्टीशन से पहले का जितना भी ये ब्लड शेड वगैरह है, ये तभी मुमकिन हुआ कि इनके पास ये ग्राउंड फोर्स आ गई। पार्टीशन के बाद ये लोग ह्यूज चंक पाकिस्तान शिफ्ट हो गया इस उम्मीद पे कि इनको जिन्ना ने कहा था कि ये तो मुस्लिम्स का कंट्री है, अब वहां जाके जिन्ना ने कहा ये तो मुस्लिम कंट्री नहीं है, ये तो सबकी कंट्री है। फिर इनके प्रॉब्लम वहां शुरू हो गई। और इसके बाद से आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, तो 47 के बाद से कंटिन्यूअसली पाकिस्तान में वायलेंस होता रहा और जमात इस्लामी इंस्पायर्ड वायलेंस होता रहा कि आप कानून बदलें, आप कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामिक शरियत वाला से इंस्पायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसको रद्द कर दिया। फिर दूसरा आया तो उसमें उन्होंने कहा चलो ये बहुत न्यूसेंस वैल्यू है जमात इस्लामी की, तो कुछ उनकी डिमांड्स हम मान लेते हैं। तो कुछ उनकी डिमांड्स को फैक्टर इन किया, मगर वो न्यूसेंस वैल्यू कम नहीं हुई, बढ़ती ही गई। तो फिर तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसको और ज्यादा उन्होंने जमात इस्लामी के बातों को उसमें शामिल किया। तो जमात इस्लामी की अहमियत ये है, और ये इंडिया में है तो उनको अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ा। तो अब इंडिया में जमात इस्लामी हिंद के नाम से ये है। एंड प्रणय, आप बैंगलोर में रहते हैं, आपने देखा होगा उनका बहुत बड़ा मरकज है बैंगलोर में, बट काफी अच्छा एरिया है वो। ऐसा नहीं है जैसे आपको दिल्ली में पुरानी दिल्ली या ओखला वाला एरिया दिखेगा, क्योंकि साउथ इंडिया में मुस्लिम घेटोज वगैरह में नहीं रहते क्योंकि वो वायलेंस नहीं है। हाँ। तो अच्छा एरिया है, और बट वहाँ उनका काफी बड़ा मरकज है। आपने वो बहुत अच्छा डिफरेंस बताया कि जैसे साउथ इंडिया में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, लेकिन जो ऐसे घेटोज हैं जो आप बोल रहे थे जो नॉर्थ इंडिया में, वैसे आपको नहीं दिखेंगे। तो एक अंतर है जो कि जैसे आप अहमदाबाद में जूहूपुरा बोलेंगे, जो एक ही एरिया है जहां पर और जबकि शिवाजी नगर वगैरह अलग हैं उनसे। तो वो एक बहुत अच्छा डिफरेंस आपने बताया जो मुझे काफी अच्छा लगा। पर आपने ये जो 4 डिफरेंसेस बताया उसमें आपने सूफी इस्लाम के बारे में तो बताया नहीं, ऐसा क्यों? और गजला, एक और फॉलो अप क्वेश्चन उसी में कि ये चारों काफी नए हैं, सारे के सारे पिछले 150 साल के, लेकिन इस्लाम हिंदुस्तान में 1000 साल से है। और इन सब में एक ये चीज पे भी थोड़ी रोशनी डाली। और तीसरी चीज ये कि इसमें शिया सुन्नी कहाँ आता है? अच्छा, देखिए, आपका पहला सवाल था इंडियन इस्लाम। शिया सुन्नी और सूफी जो है ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है। गॉट इट। तो इसलिए मैंने इनका जिक्र नहीं किया। ठीक है। दूसरा ये कि ये सारे नए इसलिए हैं क्योंकि ये चारों इमर्ज हुए हैं जब मुस्लिम पार खत्म हो गया। तो मैंने आपसे कहा ना, जब भी इस्लाम में रिफॉर्मेशन आया है वो तब आया है जब उनको लगा इस्लाम अब खतरे में है, या इस्लाम करप्ट हो चुका है, करप्ट हो रही है, या उसको बहुत जबरदस्त अब थ्रेट है। जब तक मुस्लिम पार में थे तब तक पॉलिटिकल पावर उनके पास था, मुगल या उससे पहले ये दिल्ली सल्तनत थी। तो उस वक्त जो रूलर था वो डिटरमिन कर रहा था कि आप कैसा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो कोर्ट से आ रहा था। तो आपको कहीं गुंजाइश ही नहीं थी इस तरीके के सेक्ट्स के होने की। ज्यादातर रूलर्स जो थे वो सूफी की तरफ मायल थे, मतलब वो सूफी इस्लाम के अनुयायी थे ज्यादातर, इक्का को छोड़ के। तो इसीलिए इंडिया में बाकी और मुस्लिम कंट्रीज के बनिस्बत इंडिया में सूफीज़म बहुत ज्यादा पनपा और बहुत फैला। इनफैक्ट हम जो बहुत पॉपुलर सूफी ऑर्डर है इंडिया में, जिसको ज्यादातर लोग जानते ही हैं, वो चिश्ती ऑर्डर है। जैसे हजरत निजामुद्दीन दरगाह उनकी एक है अजमेर में, अजमेर में नहीं, अजमेर में दूसरी दरगाह है। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह है, दिल्ली में। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की वो दरगाह है, मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये सबसे पॉपुलर रहा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोगों की मान्यता हो गई, मुस्लिम नॉन मुस्लिम हर तरीके के लोगों की। बट इसके अलावा भी बहुत सारे सूफी ऑर्डर्स इंडिया में फ्लरिश करे, क्योंकि जब रॉयल पेट्रनेज उनको मिला, चाहे सूफीज रॉयल्टी को
पसंद नहीं करते थे, सारे सूफी नहीं, कुछ सूफी। चिश्तिया ऑर्डर बिल्कुल रॉयल्टी के खिलाफ था। उनका एक काफी मशहूर इंसिडेंट है ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन का, कि वो उनके खानका में आगे से सुल्तान आए थे उनको मिलने, और वो पीछे के दरवाजे से बाहर चले गए क्योंकि वो सुल्तान को मिलना नहीं चाहते थे। और थोड़ा सूफियों का अरब और उधर परसिक्यूशन हो रहा था, तो वो थोड़े भाग के भी हिंदुस्तान में तो यूजुअली किसी का परसिक्यूशन नहीं है इतना। हाँ, बट ये इतना ये सही है, परसिक्यूशन हो रहा था, बट उसके लिए उनको हिंदुस्तान आने की जरूरत नहीं थी। अच्छा। क्योंकि वो वहां से ईरान भी जा सकते थे, जो कि काफी सारे गए, टर्की जा सकते थे, सेंट्रल एशिया। और ये पूरा मूवमेंट जो सूफीज का था वो इस डायरेक्शन में आया, और इस डायरेक्शन से आते आते इंडिया में काफी सारा आया, और इंडिया से भी फिर बाहर गया। इंडिया से एक्चुअली ईस्ट इंडिया होते हुए वो फिर चाइना, मंगोलिया, वो वहां तक गए हैं। मुझे काफी हैरानी हुई थी जान के कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में भी इंडिजिनस मुस्लिम पॉपुलेशन है। मतलब मणिपुर में इंडिजिनस मुस्लिम्स हैं, मणिपुरी मुस्लिम्स हैं, मेघालयन मुस्लिम्स हैं, जो यहाँ के गए हुए नहीं है। और वो सब ये सूफीज का ये जो मूवमेंट था, बिकॉज सूफी की थिंकिंग ये थी कि वो सच की तलाश में रहते थे, तो वो एक जगह रुकते थे कुछ दिन, अगर उनको नहीं वहां मन लगा तो आगे बढ़ गए टाइप्स। तो वो ये जो साउथी में परसिक्यूशन है उसकी वजह से इंडिया में फ्लरिश नहीं किया। यहाँ का माहौल भी ऐसा था क्योंकि यहाँ पे रॉयल पेट्रोनेज के साथ साथ ही आई सपोज फॉलोवर्स भी बहुत थे, और शायद उनको भी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन का मिक्स ऐसा था जो उनको मन लग गया, उनको लगा मे बी वो जो सच ढूंढ रहे हैं यहाँ मिल गया। थोड़ा मिस्टिसिज्म का हिंदुस्तान में वैसे भी एक्सेप्टेंस भी ज्यादा है। हाँ, तो मे बी वो वजह रही। तो इसलिए एक टाइम था कि ऑलमोस्ट कॉन्करेंटली एक ही वक्त में 9 अलग अलग ऑर्डर, सूफी ऑर्डर्स एग्जिस्ट कर रहे थे साउथ इंडिया में। सिलसिला। तो कई आई थिंक आईने अकबरी में ये लिखा हुआ है, उन्होंने रजिस्टर किया है कि उस वक्त 9 सूफी सिलसिला हिंदुस्तान भर में चल रहे थे। कश्मीर में अलग था, केरला एरिया में कोई और अलग चल रहा था, कर्नाटका में कोई और चल रहा था। आप कर्नाटका से फेमिलियर होंगे तो आपको पता होगा वो बाबू बुदान दरगाह है वहां, बाबा बूदनगिरी। तो वो एक था इधर चिकमगलूर में है जी। देन पंजाब सिंध के एरिया में वो डिफरेंट सेक्ट्स थे सूफी के, जैसे बाबा फरीद हैं। तो बहुत सारे अलग अलग सूफी ग्रुप्स एक साथ पनप रहे थे और थ्राइव कर रहे थे। तो आई थिंक सूफीज का सॉरी मैं क्वेश्चन ही भूल गई। नहीं, हम इन चारों के अलावा, और हम जा रहे थे कि ये जो चारों हमने सेक्ट जिक्र किए, इसके अलावा क्या है। तो इनफैक्ट ये चारों अगर देखें तो ये थोड़े एंटी सूफी टाइप है, कि हम कुछ ज्यादा सूफी हो गए, अब हम सबको सुधार दें टाइप से। ये एंटी सूफी 100% है, बट बरेलवी को छोड़ के बाकी तीनों जो हैं काफी हद तक वहाबी से इंस्पायर्ड हैं। Okay. जो अब्दुल वहाब ने ये शुरू किया था वहाबी प्रैक्टिस, जो कि सऊदी में फॉलो ज्यादा होते हैं, सऊदी में। तो ये काफी हद तक उससे इंस्पायर्ड है, जबकि देवबंदी कहते हैं कि वो वहाबी से अलग है, मे बी बिकॉज देवबंदी की, जबकि वहाबी भी उसी समय का है ना, लेट 1800s का ही। तो ये मुझे लगता है कि है ना, उसी टाइम के है वहाबुल्लाह, उसी टाइम के है 18th सेंचुरी। हाँ 18th सेंचुरी, हाँ, तो लेट 17 समथिंग के, लेट 17। ओके। तो हाँ, नहीं, मैं आपको वे चारों का मैंने जिक्र इसलिए किया था पहले क्योंकि ये इंडिया स्पेसिफिक है, ये इंडिया से पनपे हैं और इंडिया से फिर बाहर गए हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो इस्लाम की एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल रिजर्व इंडिया में जनरेट हुई है और आबाद हुई है। तो ये कहना कि ये सिर्फ बाहर का रिलीजन है, बाहर से यहाँ पर आया है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ थिंकिंग एवोल्यूशन यहाँ पर हुआ है, और वो तभी हो सकता है जब आप वहाँ पे घर करे हुए हो, आपकी वहाँ रूट्स हो। अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह के मूवमेंट, इस तरह की थिंकिंग यूरोप से भी आ जाती, अमेरिका, क्योंकि मुस्लिम तो हर जगह हैं, तो और अफ्रीका से आ जाती है। अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में तो बहुत ह्यूज मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट यहाँ से कहीं से नहीं आई, कुछ हद तक। और उसमें से आधी यूपी से नहीं, चारों यूपी के हैं। चारों यूपी के हैं, चारों यूपी के हैं, चारों यूपी के हैं, बिकॉज यूपी बहुत
लेट्स से मुस्लिम कैपिटल, चाहे वो आगरा या दिल्ली, तो चलो यूपी में अब नहीं है, बट एक टाइम पे आप वही एरिया मान लीजिए, एरिया तो सेम ही है, वही तो सभी के सब यूपी। तो हाँ। इनफैक्ट तो ये जो एक थिंकिंग है कि एक इनफैक्ट यूपी के मुसलमान बैकवर्ड हैं वगैरह है, लेकिन ओरिजिनल रिलीजियस थिंकिंग तो एलिटिज्म दिखाता है, तो ये क्या पैराडॉक्स है? बैकवर्ड अब है पार्टीशन के बाद, क्योंकि वो जो अच्छा। पढ़े लिखे रईस लोग थे वो सब तो पाकिस्तान चले गए। मैंने लेकिन ये स्कूल्स तो लेकिन चलते रहिए, किसी भी इन स्कूल्स की उसमें जिसको कहना चाहिए इनकी चाहे देवबंद हो गए चाहे बरेलवी हो गए, इनकी इज्जत में कोई कमी थोड़ी आई है पार्टीशन की वजह से? नहीं, इनकी इज्जत, बट आप देखिए ना, इसमें जाते कौन लोग हैं? गरीब लोग जाते हैं ना, ये रईस लोग या प्रिविलेज क्लास यहाँ नहीं जाती है। आई थिंक इन चारों ग्रुप्स में अगर प्रिविलेज क्लास किसी एक से एसोसिएटेड है तो वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी जो है वो बिकॉज इंटेलेक्चुअली ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। ठीक। तो अभी भी जमात इस्लामी का जो काडर है वो सब बेइंतहा पढ़ा लिखा है। जिस वक्त मैं किताब लिख रही थी तो उस वक्त जमात इस्लामी के जो हेड थे वो कोई एक इंजीनियर थे, और जो कर्नाटका चैप्टर को जो हेड करते थे, जो वहाँ के सदर थे, वो यूरोलॉजिस्ट थे। तो काफी जो क्वालिफाइड लोग हैं वो जमात इस्लामी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका इंटेलेक्ट लेवल, सोच उनकी सोच से थोड़ा मैच खाती है, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ी लिखी बातें करते हैं। हाँ, जो बात कहते कहते रह गई थी, जमात इस्लामी चाहे इंडिया में बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन अब बन के रह गई है, कुछ आई थिंक 12,000 उनके मेंबर्स हैं, बिल्कुल रजिस्टर्ड मेंबरशिप होती है, अनलाइक तबलीगी जमात। जमात इस्लामी का पूरा कॉर्पस सब कुछ ऑनलाइन है, आप कभी भी उनकी वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं। मतलब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उनके जितने प्रोग्राम्स चलते हैं, एड के, रिलीफ वर्क के, सोशल एमेंसिपेशन के, विमेन एमेंसिपेशन के, या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वो सब उनकी वेबसाइट पे लिस्टेड है। सो मच सो कि वो चैरिटी को भी ऑनलाइन लेते हैं, और वो चैरिटी को कौन सी इस्लामिक फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब डिटेल्स आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो वो बिल्कुल ही अबव बोर्ड क्लीन ऑर्गेनाइजेशन है इस रिस्पेक्ट में। इनका पब्लिकेशन का बिजनेस है, और साल में कुछ करोड़ों की इनकी इनकम सिर्फ किताबों से होती है। तो अभी चाहे किसी भी सेक्ट के मदरसा हो, चाहे वो बरेलवी का हो, अहले हदीस का हो, सुन्नी शिया, कहीं भी जो बेसिक प्राइमर्स हैं, ये जो कुरान के ट्रांसलेशंस आते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, मेजॉरिटी जमात इस्लामी पब्लिकेशंस होते हैं। तो इनका तो ऑल्दो दे आर छोटे हैं लेकिन इम्पैक्ट उनका काफी बड़ा है, बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है। क्योंकि तो बिकॉज वो इनका अब डायरेक्शन जो है वो पॉलिटिकल या प्रवचन करने से हट के इंटेलेक्चुअल या माइंड स्पेस लोगों की कैप्चर करने पे आ गया है। तो अब एटलीस्ट हिंदुस्तान में, नॉट इन पाकिस्तान ऑब्वियसली, पर हाँ, पाकिस्तान में भी इनका पब्लिकेशन बिजनेस बहुत ये इनका कोर रेवेन्यू चर्नर ये है। बिजनेस क्या मतलब? रेवेन्यू चर्नर। तो इनको पब्लिक फंड्स की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनकी एनुअल इनकम इनके पब्लिकेशन से बहुत होती है। गॉट इट। और ये जो बरेलवी देवबंदी लड़ाई तो पाकिस्तान में भी सुनते ही रहते हैं, तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है दोनों के आपस में। हाँ, इंडिया में तो वायलेंस नहीं है, पाकिस्तान में तो वायलेंस है। पाकिस्तान में तो एक्चुअली ग्रुप्स, वायलेंट ग्रुप्स हैं। देवबंदी के, आई डोंट नो क्या ग्रुप के नाम है एक्चुअली, देवबंदी के ये लश्कर तैयबा, जहाँ ये जैश मोहम्मद वगैरह, ये सब देवबंदी परसुएशन के हैं। बट जो बरेलवी परसुएशन का, आई थिंक नहीं, लश्कर तैयबा अहले हदीस, तो अहले हदीस होगा बेसिकली। बरेलवी का भी एक मिलिटेंट ग्रुप है जो पाकिस्तान में वायलेंस करता है। मैं उसका नाम सोचने की कोशिश कर रही हूँ, शायद और जैसे अभी जो मुमताज कादरी थे जिन्होंने वो सलमान तासिर का की वो बरेलवी थे। तो ये इंडिया में इंडियन सरकार ने थोड़ा सा बरेलवियों को पैम्पर इसलिए करते रहे, उनको लगता था कि ये देवबंदी तो हार्डलाइनर्स हैं, बरेलवी हार्डलाइनर्स नहीं है। बट एक्चुअली दोनों इक्वल हार्डलाइनर्स हैं, और मेरे हिसाब से बरेलवी ज्यादा हार्डलाइनर हैं, क्योंकि इनटॉलरेंस बरेलवियों में ज्यादा है। ये जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो फतवा इशू करने की प्रैक्टिस है कि आपने फेलो मुस्लिम के अगेंस्ट फतवा करवा दिया कि ये तो मुस्लिम नहीं है, ये बरेलवियों ने शुरू किया। और मेजॉरिटी फतवास यही
मुस्लिम्स के अगेंस्ट इशू करवाते रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में एटलीस्ट ऐसा नहीं हुआ जैसे जैसे अहमदियों के खिलाफ पाकिस्तान में खूब होता है। अभी ये यहाँ पे मानते नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट वायलेंस तो नहीं होती इंडिया में अहमदियों के खिलाफ। अहमदी है नहीं इंडिया में। अच्छा, है ही नहीं, नहीं, सारे के सारे पाकिस्तान चले। नहीं, वो अहमदी एक बहुत छोटा फ्रेंच पंजाब के एक लोकल गांव, एक एरिया का लिमिटेड ग्रुप है कादियान में। हाँ, कादियान से के पास तो ये वहीं पर है। ये मतलब पढ़ लिख के बाहर गए हैं काम करने, जैसे इतने बड़े इनके जो साइंटिस्ट थे वो अहमदी थे, पाकिस्तानी जो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, तो वो अहमदी थे और वो यूएस शिफ्ट हो गए थे। तो इस तरह से पॉपुलेशन माइग्रेशन हुआ है, बट बहुत लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि एक लमसम ग्रुप एक बड़ा यहाँ से वहां चला गया, जैसे ईरान से यहाँ पर आए, शियाज आए, या पहले पारसी आए, या बहाईज आए। तो ऐसा होलसेल माइग्रेशन नहीं है कहीं भी। और ये चारों सेक्ट लेकिन सुन्नी परसुएशन के हैं एंड नॉट शिया। नो, चारों सुन्नी है। चारों सुन्नी है, पर हिंदुस्तान में तो शिया काफी हैं, राइट, कंपेयर टू अदर प्लेसेस। नहीं, मेजॉरिटी ऑफ शिया तो ईरान में है, ईरान में है, मेजॉरिटी तो ऑब्वियसली वहीं पर है, पर आई एम सेइंग एज अ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स हिंदुस्तान में जितनी शिया हैं शायद बाकी कंट्रीज से अच्छा ही नंबर है मेरे ख्याल से, राइट? हाँ, बट पाकिस्तान में भी काफी है। राइट, ओके, पाकिस्तान में भी काफी। हाँ, ओके। और तबलीगी जमात का भी आपने क्योंकि जिक्र किया, मैंने पहली बार उनका जिक्र एक्चुअली कश्मीर के सिलसिले, क्योंकि सुनील अलग का एक थीसिस था कि वो लोग वो डायरेक्टली तो वैसे काफी पीस लविंग है, लेकिन कभी कभी एक गेटवे मूवमेंट टाइप हो जाता है कि जो बाकी वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उन लोगों को तबलीगियों में रिक्रूटमेंट करना ईजी हो जाता है। ऐसा आपने भी देखा क्या? एक्चुअली ऐसा मैंने लिखा भी है, क्योंकि अगर आप एक बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव सोच में गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपको किसी भी चीज की तरफ वर्गलाना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर सोचने समझने की काबिलियत कम हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा इंडोक्ट्रिनेटेड हो जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर आप चाहे वो रिलीजियस डायरेक्शन भी हो, अगर आप बहुत ज्यादा रिलीजियसली इंडोक्ट्रिनेट हो जाएं तो किसी और को आपको ये बोलना कि हाँ यहाँ से तुम्हारे मजहब को खतरा है, या तुम्हारे इस प्रैक्टिस करने को खतरा है, मजहब की इस प्रैक्टिस को खतरा है, तो आप को मोटिवेट होंगे आप हिट बैक करने के लिए, उस खतरे को दूर करने के लिए। तो ये सिर्फ तबलीगी की बात नहीं है, मेरे हिसाब से कहीं भी कोई भी ग्रुप हो अगर जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिलीजन से डाल दिया जाए और बाकी सारी चीजों को आपके लिए मना कर दिया जाए कि आप ये ना करें, ये ना करें, तो पॉसिबिलिटी आपके रेडिकलाइज होने की बढ़ जाती है, बजाय उस इंसान के कि जो सवाल जवाब करता है और सवाल जवाब करके जिंदा है, मतलब उस पर कुछ पाबंदियां नहीं है, उसके ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा है, तो उसका रेडिकलाइज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कम है। तो इससे मेरा थोड़ा जुड़ा हुआ सवाल कि जैसे हम लोग सिर्फ इस्लाम से नहीं, लेकिन हम लोग दूसरे धर्म में भी ये देख सकते हैं, एक जैसे एक उदारवादी ऑर्डर रहता है, जैसे आपने लिखा है सूफिज्म तो काफी रिलैक्स है, ज्यादा इतने रूल्स नहीं है, और कुछ बाद में जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है वो और कट्टरवादी होते चले गए। तो आपने ये देखा है कि कई धर्मों में अगर उदारवादी और कट्टरवादी जो पक्ष की अगर लड़ाई होती है तो ये स्वाभाविक तरीके से जो कट्टरवादी पक्ष है वो आगे आगे जीतते जाते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा लोगों को एक कहानी कह सकते हैं और लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो आपको लगता है क्या कि सभी धर्म उसी तरफ होते जा रहे हैं? और क्योंकि आपने किताब में लिखा है काफी कि सूफिज्म की और शायद एक सोल्यूशन है, या फिर उस पर हम लोग कैसे और उदारवादी होंगे? ज्यादा कट्टरवादी जो पक्ष हैं वही अट्रैक्ट कर पा रहे हैं काफी रिलीजन को। तो आपकी क्या सोच है इस बारे में? एक्चुअली मैं बाकियों के बारे में तो नहीं कमेंट करूंगी, बट मुस्लिम्स के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि ये एक वहम है कि ज्यादातर मुस्लिम्स जो हैं वो कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ हो जाते हैं। जब मैं देवबंद गई, उन लोगों ने क्लेम किया कि हिंदुस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम्स जो हैं वो देवबंदी बिलीव
को मानते हैं। बरेली, कई तो वो बरेली वालों ने कहा कि मेजॉरिटी तो हमें मानते हैं, बट मैं अपने घर में देखा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हम बरेलवी हैं या देवबंदी हैं। तो मैं पूछा था तो मेरे फादर ने मुझे कहा हम कुछ भी नहीं है, हम मुस्लिम हैं। तो मैं जितने लोगों को मैं जानती थी वो सब ने मुझे ये कहा कि नहीं, हम तो बस नॉर्मल मुस्लिम है, ना हम बरेलवी है ना देवबंदी हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स ना सिर्फ इंडिया में बट वर्ल्ड वाइड अपने ही तरीके का रिलीजन फॉलो करते हैं, जैसे कि बाकी और भी रिलीजन के लोग करते हैं। जितना वो कर सकते हैं, जितना उनके लिए सहूलियत है, उनके रोजगार, उनके नॉर्मल लाइफ में, वो वैसे कर लेते हैं। ये कट्टरपंथी लोग जो है ये मेरे ख्याल से हमेशा कम रहते हैं, बट चिल्लाते ज्यादा हैं तो सुनाई ज्यादा देते हैं। और चूंकि हुलिया ऐसे बना के रखते हैं तो दिखाई ज्यादा देते हैं। अब अगर आपको मैं सड़क पे चलती हुई मिल जाऊंगी, आप नहीं सोचेंगे कि मैं मुस्लिम हूँ, बट एक तबलीगी मिल जाएगा या एक लेडी मिल जाएंगी जो सड़क से पूरे पांव तक उन्होंने हिजाब किया हुआ है, तो आपको लगेगा कि इस इलाके में मुस्लिम बहुत आ गए। जबकि पहले से भी वहां पर बहुत सारे मुस्लिम रह रहे होंगे बगैर इस हुलिये के, तो आपने नोटिस नहीं किया होगा। तो और ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है। मेरा ननिहाल बॉम्बे का है, मेरी मदर बॉम्बे से है, तो हम बचपन से छुट्टियों में बॉम्बे जाते थे। और बॉम्बे में एक कुछ था इनसिक्योरिटी मुस्लिम्स में, स्पेशली जो यूपी के मुस्लिम वहां गए हुए थे, कि उनको अपनी आइडेंटिटी के बहुत कॉन्शियस थे। तो वो अगर टैक्सी वाला भी मुस्लिम हो तो आप इमीडिएटली बता सकते थे कि ये मुस्लिम टैक्सी वाला है, क्योंकि उसके वहां पे वो मक्का मदीना की या काबा का फोटो लगा रहता था, या वो टोपी पहन के घूमता था, या वो गले में ताबीज बांध के रखता था काले धागे में। तो वो बहुत ही विजिबल आइडेंटिटी अपनी बॉडी पे कैरी करते हैं। उसके कंपैरिजन में आगरा में मुझे ऐसा दिखता नहीं था, क्योंकि हम मोहल्ले में भी रहते थे। पहले मेरा शुरू के बचपन के कुछ साल मोहल्ले में गुजरे, मुस्लिम मेजॉरिटी मोहल्ले में गुजरे, बिल्कुल मस्जिद के बराबर में, मगर वो पूरे मोहल्ले में लोग नमाज भी पढ़ने जाते थे। बट वो मैंने कभी ये हुलिया नहीं देखा कि वो चेक के तहमत पहने हैं या वो ऊंचे पजामे पहने हैं या टोपी लगा के परमानेंटली घूम रहे हैं। नमाज पढ़ने वक्त टोपी लगा ली फिर उतार दी, हमारे पूरे घर में मैंने कहीं नहीं देखा। फिर जब मैं पढ़ने के लिए दिल्ली आई, यहाँ पर काफी होता था पुरानी दिल्ली जाने का, तो औरतें तो दिखती थी बोखरे में, बट मुंह खुला रखता रहती थी। बट आदमी कभी एक स्पेसिफिक मुस्लिम आइडेंटिटी के इतनी ज्यादा विजिबल नहीं होते थे। तो मेरा अंदाजा ये था कि प्रोबेबली यहाँ कॉन्फिडेंस इतना है या सेल्फ अश्योरेंस है, उनमें इतना भरोसा है अपने ऊपर कि दिखाने के या जताने की उनको जरूरत नहीं होती है, और मे भी बॉम्बे में जताने की उनको जरूरत है। अब ये ज्यादा हो गया है पिछले कुछ सालों में, और मे बी पिछले 7 सालों में तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा लोग अब जताना चाहते हैं कि वो मुस्लिम हैं, चाहे वो प्रैक्टिस में इतने कंजर्वेटिव या दख्यानुसी ना हो। एक टाइम था, आई थिंक लास्ट ईयर, जब ये सीए प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, तो मैं ट्विटर पे नोटिस करा था कि बहुत सारी मुस्लिम हैंडल्स में सारे लड़कियों ने स्कार्फ, हेड स्कार्फ पहना हुआ था, जो उतार दिया उन्होंने। अब उनके वही प्रोफाइल पे विदाउट हेड स्कार्फ है, बट वो उस वक्त माहौल ऐसा था कि उनको आइडेंटिटी असर्ट करने की जरूरत पड़ रही थी। 2-4 मेल लॉयर्स जिनसे मैं उस वक्त थोड़ा सा कांटेक्ट में थी, वो सब ने दाढ़ी वाली अपनी प्रोफाइल बना ली थी ट्विटर पे। तो मेरे ख्याल से ये एक्सप्रेशन आइडेंटिटी का, इससे एक इम्प्रेशन ये क्रिएट होता है कि कंजर्वेटिव या कट्टरपंथ बढ़ रहा है, बट मेरे ख्याल से ये वोकल ज्यादा हो जाता है, ज्यादा दिखाई जब देने लगता है तो ये एक ऐसा वहम हो जाता है। अदरवाइज आम तौर पे हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है इतना कट्टरपंथ मजहब में होना, क्योंकि उसको रोजगार भी करना है, उसको नौकरी भी बजानी है, उसको बच्चों को खाना वाना भी खिलाना है, पढ़ाना भी है। हर इंसान के मजहब से परे एस्पिरेशंस भी होती हैं कि उसकी औलाद उससे बेहतर काम कर पाए। मतलब अगर वो रिक्शा चला रहा है तो उसका बच्चा किसी दफ्तर में पियन बन जाए, चाय पिलाने का काम कर ले। तो ये आई थिंक ये कहना कि कट्टरपंथी ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा अग्रेसिव है, आई थिंक ये सही नहीं है। वो दिखते ज्यादा है क्योंकि वो असर्ट ज्यादा करते हैं अपने आप को,
एंड आई थिंक और जैसा आपने अपनी बुक में लिखा है, लेकिन गजाला थोड़ा सा आपने भी मेंशन किया है कि सऊदी इन्फ्लुएंस भी एक काफी बड़ा फैक्टर है कि कट्टरपन के पीछे एक तो होता है ऑर्गेनिकली आ रहा है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और पैसा है, और खासकर हज के लिए लोग बहुत जाते हैं, अब जैसे जैसे लोग अमीर हो रहे हैं तो नंबर ऑफ पीपल जो जाते हैं, और काफी लोग दिखता है कि एक बार जब होके आते हैं तो उनको लगता है अरे ये ठीक है क्योंकि वी हैव गॉन टू अ प्लेस, ये लोग ऐसा करते हैं, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। इनफैक्ट मैं एक बार यहाँ पे मैं एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति से ही बात कर रहा था, मुस्लिम, और वो परेशान थे कि मेरा बेटा मेरे से ज्यादा नमाजी बनने जा रहा है आजकल। उसने, उनकी दुकान थी तो उसने सारी फोटोज फाड़ दी थी कि ये सब हराम है, हमें नहीं करना चाहिए। कह रहे थे अरे मेरी पोस्टर नहीं लगाऊंगा तो सामान कैसे बिकेगा। एंड तो नहीं, आप सही कह रहे हैं। और इसका मैंने भी किताब में भी जिक्र किया है कि ये एक आयरनी है कि और ये आयरनी एक्चुअली सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं है। ये मैंने प्यू सर्वे को कोट किया है, अभी करंट सर्वे नहीं जो बहुत चर्चा में था। ये आई थिंक 3-4 साल पुराना सर्वे है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज में रिलीजन का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो पिछली पीढ़ी के कंपैरिजन में जो नई पीढ़ी है वो ज्यादा मजहबी हो रही है। और ये इंडिया उनमें से कुछ चुनिंदा देशों में इंडिया भी है जहाँ पे रिलीजन का इन्फ्लुएंस लोगों में बढ़ रहा है। तो अगर माँ बाप कम मजहबी थे तो बच्चे ज्यादा मजहबी हैं। इनफैक्ट मैंने एक इंसान का इंटरव्यू किया है और उनका इंटरव्यू किताब में है। उन्होंने खुद ही कुरान शरीफ भी पढ़ा जवानी में आके, जवान होके। उनके माँ बाप ने कभी उनको पढ़ाने के लिए जोर जबरदस्ती करना तो बहुत दूर की बात है, किसी मौलाना को भी नहीं रखा था उनको पढ़ाने के लिए। और वो अपने नॉर्मल पढ़ाई करी। उन्होंने इंजीनियर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग करी और वो किसी PSU में काम करते हैं। बट उनका तबलीगी से वास्ता पड़ गया। एक बार फ्राइडे की नमाज पढ़ने वो गए तो वहां टकरा गए। तो तब से वो खुद इंस्पायर हुए और तब उनको रियलाइज हुआ कि वो कितना कम जानते हैं इस्लाम के बारे में और कितना कम उन्हें मालूम है। और काफी उनको अफसोस हुआ। फिर उन्होंने एक मुफ्ती साहब को अपॉइंट किया और खुद सिर्फ अपने आप को पढ़ाया। अब मुफ्ती साहब उनके बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो वो जो गलती उनके माँ बाप ने की वो अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहते हैं। तो ये बात सही है। ऐसे काफी सारे केसेस हैं और काफी यंगस्टर्स जो हैं वो रिलीजियस होते जा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक हज का इससे खास लेना देना है। हज तो लोग पहले भी करते थे। इसका काफी ज्यादा लेना देना है ये जो मुस्लिम डायस्पोरा है मिडिल ईस्ट में जो वहाँ नौकरी कर रहा है। तो अगर आप प्रोफाइल देखें मुस्लिम्स की जो सऊदी या दुबई, UAE, अबू धाबी वगैरह, कुवैत, इन सारी जगहों में काम कर रहा है, तो ये हाई या स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स नहीं है। ज्यादातर ब्लू कॉलर वर्कफोर्स है। क्योंकि जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं या जो स्पेशलाइज्ड हैं, इंजीनियर्स वगैरह या डॉक्टर्स हैं या कुछ और नहीं हैं, तो वो कोशिश करते हैं वेस्ट चले जाएं। तो अनलाइक हिंदू वर्कफोर्स जो यहाँ पर है मिडिल ईस्ट में, जो कि क्वालिफाइड वर्कफोर्स है या मैनेजरियल है ज्यादातर, हाँ, वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। मैं काफी सारे हिंदूज को जानती हूँ जो एक्चुअली दुबई में बहुत कामयाब बिजनेस कर रहे हैं। तो मुस्लिम्स का जो प्रोफाइल है वो ये प्रोफाइल नहीं है। तो आप इमेजिन कीजिए वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं कि ITI से एक टेक्नीशियन का कोर्स किया और वहाँ पे छोटी नौकरी कर रहे हैं और वहाँ पे काफी पैसा है, वहाँ पे शान शौकत है, वो जो चमक धमक है और मुस्लिम्स की चमक धमक है। तो ऑब्वियसली उनको अपनी एहसास से कमतरी ज्यादा हो जाती है कि हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनका बढ़ता है कि हम जिस माहौल से आए हैं और यहाँ कितना अच्छा है, तो ऑब्वियसली हमारे ही अंदर खराबी है, हमारे ही अंदर गलतियां हैं। तो उनका इन्फ्लुएंस होना, उनका ये मानना कि ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे थे अब तक, तभी तो इनके ऊपर इतना बरकत है, इनके ऊपर अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी है कि अब रेगिस्तान में अमीर हो गए हैं, पानी, मतलब रेगिस्तान में रह के ये कर गए, मतलब इतनी कामयाब हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन रहा है और ये
ये जो मूवमेंट है, क्योंकि ये डायस्पोरा, ये जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, ये परमानेंट रेजिडेंट्स वहाँ के हो नहीं सकते हैं ना, वापस तो हिंदुस्तान ही आते हैं। तो जब वापस आते हैं तो ये वो थिंकिंग, वो बिलीफ जो अब उन्होंने इंटरनलाइज कर ली है, वो अपने साथ लाते हैं और वो यही प्रवचन पर अपने घर वालों को देते हैं। तभी आपने देखा ना, ये जैसे अल्लाह हाफिज शुरू हो गया है या रमजान बोलना शुरू हो गया है, ये सब इसी का नतीजा है ना, कि आपको लगता है हम अब तक जो करते आ रहे थे वो गलत है, हमें तो पता ही नहीं है क्या करना है, हमें अरबियों से सीखना चाहिए हमको कि क्या तो करना हमें है। वहां से सीख के आना चाहिए। तो ये इसका मेन फैक्टर है ये बात होने का। बट इसका एक फ्लिप साइड है जो मैंने किताब में भी इसका जिक्र किया है कि ऐसा क्यों है। इसमें से अगर ये ब्लू कॉलर वर्कर्स जो जा रहे हैं, अगर ये इनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिल जाएगा, इंडिया में मिल जाता, या इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाती, तो इनको इतनी ह्यूज तादाद में बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। अब आप देखिए, यहाँ पे एक एवरेज मुस्लिम एम्बिशन की लिमिट ये है आपके कि एक ITI का या एक बेसिक कोर्स कर लो और मेरा मामू या मेरे चाचा तो वहीं रहते हैं, वो मुझे लगवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं इंडिया में। ये जो डिप्राइवेशन है, ये इसी की वजह से ये ह्यूज तादाद में वहां जा रहे हैं और वहां से एक बहुत ही कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ इस्लाम लेके वापस आ रहे हैं। तो नुकसान तो इवेंचुअली हमारा हो रहा है ना। तो हम मार्जिनलाइज अगर कर रहे हैं एक कम्युनिटी को, हम ये नहीं सोचते कि मार्जिनलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंस हमें ही भुगतने पड़ेंगे इवेंचुअली। अभी शॉर्ट टर्म तो हमें लगता है कुछ नहीं है, फर्क पड़ रहा है, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लें, इसका दूर तक का व्यू लें, तो आपको तब एहसास होगा कि एक्चुअली इस सब का खमियाजा हम भुगत रहे हैं, क्योंकि हम एक बड़े तबके को मेन स्ट्रीम के बाहर कर देते हैं और कंटिन्यूअसली करे जा रहे हैं। नहीं, ये एक अच्छा पॉइंट आपने बताया गजाला। ये बहुत आई मीन मैंने तो बहुत कुछ नया सीखा, मेरे ख्याल से प्रणय ने और भी ज्यादा। आज हम इंडियन इस्लाम के बारे में काफी आप तह तक ले गए। तो आप आगे क्या कहेंगी गजाला, मतलब आप क्या देखती हैं जिसको कहेंगे रोड अहेड? आपको क्या लगता है इंडियन मुस्लिम्स के लिए दोनों तरह से, आपको क्या लग रहा है आगे क्या होने वाला है और आप क्या चाहेंगी कि क्या हो? देखिए, आगे जो होने क्या वाला है ये तो कहना बहुत मुश्किल है, मैं कोई नुजूम ही नहीं हूँ। बट देखिए, अभी प्रेजेंट हालात बहुत ही डरावने हैं और हालांकि मुझे किसी ने पूछा था आपको डर लगता है, पता नहीं, मुझे डर अभी तक नहीं लगना शुरू हुआ है थैंकफुली। बट मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको काफी डर लगना शुरू हो गया है, जिनको पहले नहीं लग रहा था, और काफी लोग जो सोच रहे हैं कि हम ना भी जाएं तो बच्चों को बाहर भेज दें कि वो वहां पर वो बेहतर रहेंगे। तो ये आगे के हालात इस मोमेंट से हम देखें तो काफी बुरे और उदासीन, मुझे वर्ड याद आ गया, उदासीन से लग रहे हैं। मगर मैं फिर भी यही कहूंगी कि अभी भी बीच बीच में कुछ ऐसे हादसे या कुछ ऐसे चमक दिख जाती है, जैसे ये लास्ट ईयर की जो ये प्रोटेस्ट थे CAA, जो कि इम्प्रॉम्प्टू पूरे इंडिया में फैल गए, एक शहर से दूसरे शहर में, जैसे लगता है ना कि एक आप मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती आपने जला ली, तो वो इस तरह से फैले। और मेरे ख्याल से काफी सारे जो मुस्लिम्स नहीं है लोग, पहली बार उनको एहसास हुआ कि एक मुस्लिम की इनसिक्योरिटीज क्या हैं। तो आई थिंक ये कॉन्शियसनेस भी थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले लोगों को लगता था कि हिंदुस्तान में हम हैं, सबको इक्वल राइट्स हैं सबके, वो एंटी मुस्लिम नहीं थे, वो मुस्लिम्स की तरफदारी करते थे फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि ये सेक्युलर कंट्री है, सबको इक्वल राइट्स, इक्वल जस्टिस होना चाहिए। मगर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था या कभी महसूस नहीं किया था कि इस सब के बावजूद एक आम रेगुलर मुस्लिम कैसे महसूस करता है, उसके हर दिन के स्ट्रगल क्या है। और स्ट्रगल में कामकाज का स्ट्रगल नहीं बोल रही हूँ, स्ट्रगल कि आप घर से निकल के बाहर तक जा रहे हैं और वापस घर आ रहे हैं, तो इस बीच में क्या वो डर महसूस करता है या नहीं महसूस करता है, क्या वो अपने पीछे बार बार मुड़ के देख रहा है, क्या अपने खाने की चॉइसेस में वो अपने खाने में वो जानबूझ के केयरफुल चॉइसेस एक्सरसाइज अब कर रहा है, और वो इनके पीछे डर है या हेल्थ है, क्या वजह है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो आई थिंक ये एहसास
काफी और लोगों में हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। और अगर ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में होगा तो एक एम्पैथी बढ़ेगी। आप समझ सकते हैं कि अगर एक मुस्लिम इस तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट कर रहा है या बर्ताव कर रहा है, या आपको लग भी रहा है कि कितना बुरा है, कितनी बुरी तरीके से बर्ताव कर रहा है, या अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा है, या अच्छे नागरिक की तरह से नहीं रह रहा है, आप एटलीस्ट एक कॉन्टेक्स्ट में उसको डाल सकते हैं कि ये बर्ताव किस माहौल से आ रहा है। तो इससे मे बी अगले 2 साल नहीं तो 3 या 4 या 5 साल में हो सकता है एक ग्राउंड स्वेल, एक माहौल ऐसा बन जाए कि हम एक दूसरे की तरफ ज्यादा एम्पैथी के साथ बेहतर समझ पाए, बेहतर एक दूसरे को समझ पाए और टॉलरेट कर पाए, बेहतर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हर इंसान के अपने कंपल्शंस हैं, अपनी वो बिहेवियर के पीछे, उसका जो रवैया है उसके पीछे कंपल्शंस हैं। तो ये आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग, ये एक समझ या आ जाएगी एक दूसरे की तरफ, तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा हमें एक बेहतर समाज बनाने में। तो अब इससे जुड़ा हुआ सवाल है गजाला, जैसे कि साचर कमेटी, उसके बाद फिर वो जो कुंडू कमेटी है, आपने इसके बारे में काफी लिखा है कि कैसे बैकवर्डनेस जो है वो मुस्लिम समाज में ज्यादा रही है, जॉब्स की तौर पर देखें या फिर एजुकेशन के तौर पर देखें। तो मैं आपसे पूछना चाहता था, अगर हम इस समाज के 3 स्तंभ देखें, समाज, सरकार, बाजार, तो मार्केट्स, सोसाइटी और गवर्नमेंट, तो आपको क्या लगता है इन तीनों में क्या करना चाहिए जिससे कि हम हिंदू मुस्लिम सब लोगों का बराबर से उत्थान हो, बराबर से प्रगति हो दोनों समाजों की? देखिए, हमें सरकार की तरफ से शुरू से थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, थोड़ी सी पॉलिसीज की प्रॉब्लम रही है, कुछ पॉलिसीज एक्सक्लूशनरी रही है। लॉ इन्फोर्समेंट की जो सरकार का जो लॉ इन्फोर्समेंट वाला आर्म है उसमें हमेशा से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। प्रेजुडिस की, फिरका परस्ती की। बट एटलीस्ट बाजार और समाज में ये प्रॉब्लम नहीं थी। बाजार सबके लिए बराबर था क्योंकि अल्टीमेटली सबको अपना काम चाहिए। तो अब ये बाजार में भी ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, जहां पर आप देख रहे हैं कि वो इकोनॉमिक बॉयकॉट करा जाएगा, और ये मुहिम कई जगहों पे, कुछ जगहों पे नॉर्थ इंडिया में शुरू की जा रही है कि हम नहीं उनसे काम लेंगे, यहाँ पर उनको दुकान नहीं लगाने देंगे, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी अब प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, और ये सबकी वजह समाज है, क्योंकि समाज में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों में ये आ गया है, उनके अंदर ये जज्बा गहराई तक पहुंच गया है कि हम अलग हैं और हम अपने आप को असर्ट अलग ही करके रहेंगे। तो आई थिंक हमें ये इन तीनों में से ये जो फिरकापन, ये जो कम्युनल फिरका परस्ती बोल सकते हैं। हाँ, ये जो फिरका परस्ती वाला जो ये थिंकिंग है, ये जो सोच आ गई है, अगर हम इसको हटा दें, एलिमिनेट कर दें, तो हो सकता है काफी हद तक सरकार से भी वो एलिमिनेट हो जाए। क्योंकि सरकार से हमारी उम्मीद क्या होती है, किसी भी सिटीजन की उम्मीद ये है कि आपको वो बराबरी का दर्जा दे, बराबरी का आपको अपॉर्चुनिटीज दे, मौका दे हर चीज में, और आपको इंसाफ मिले। अगर आपके साथ कहीं पर गलत कुछ हुआ है तो आपकी सरकार से इंसाफ की तवक्को, उम्मीद रहती है कि आपको इंसाफ सरकार से मिलेगा, तो वो आपको इंसाफ मिलेगा, आपको ये भरोसा रहे। अगर आपको ये भरोसा उठ जाता है तो काफी सारा आपके कॉन्फिडेंस में बहुत जबरदस्त फर्क पड़ जाता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है। अगर आपका भरोसा ये हट जाएगी, मुझे इंसाफ मिलेगा, जब आपने ये मान लिया कि मुझे तो इंसाफ मिलेगा ही नहीं, तो आप तो पहली बात सरकार के पास जाएंगे ही नहीं, तो आपके सरकार से आपका लेना देना ही खत्म हो जाएगा ना। क्योंकि और जब आपका लेना देना सरकार से खत्म हो गया तो सरकार का आपसे खत्म हो जाएगा, मतलब फिर आप तो इररिलेवेंट हो गए ना। सब फिर इररिलेवेंट समाज के लिए भी हो गए, बाजार के लिए भी हो गए। तो आई थिंक अगर सरकार ये 2 चीजें काम करे अच्छी तरीके से, ईमानदारी के साथ, कि आप जहाँ पे आपको जस्टिस का सवाल है, इंसाफ की बात है, आप इंसाफ करें, और ऐसे करें जो दिखाई दे कि इंसाफ हुआ है, यहाँ पे फर्क ना करें इंसाफ में। और
जो मौका जो मौके सरकार के हाथ में हैं देने के, वो सबके लिए खुले रहें। ऐसा ना हो कि आप एक पर्टिकुलर तबके के लिए ज्यादा दें। बट इसमें भी एक छोटा सा कैच है कि जो कम्युनिटी, जैसे मैंने चैप्टर में, अपने सेकंड चैप्टर में भी लिखा है, एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में, जो मौके आप सबके लिए इक्वल मौके दे रहे हैं, तो कुछ कम्युनिटीज उनका फायदा बेहतर उठाने की क्षमता रखती हैं, इसलिए कि वो बेहतर उनकी पढ़ाई लिखाई की बैकग्राउंड है। कुछ कम्युनिटीज उसकी इतना फायदा नहीं उठा पाती हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी चूंकि ट्रेडिशनली अब पिछड़ी हुई है पढ़ाई लिखाई में, तो वो इस लायक ही नहीं है कि वो बाकी कम्युनिटीज के साथ उन मौकों के लिए compete कर सके। तो आप रिजर्वेशन ना दें, और रिजर्वेशन तो इन एनी केस मैंने किताब में अपने रिकमेंडेशन में भी कह दिया है क्लियरली कि वो तो डिजायरेबल ही नहीं है, क्योंकि वो एक परमानेंट क्रच हो जाता है, और कोई भी मुस्लिम रन डाउन, मतलब कोई भी मुस्लिम इससे उभर ही नहीं पाएगा कभी। अगर आपके ऊपर एक बार ये आगे क्रच आपने इख्तियार कर लिया, तो आपको बेसिकली मे बी कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स बनाने चाहिए कि जो लोग कंपटीशन के थ्रू नहीं compete कर सकते हैं, उनका कुछ हद तक हैंड होल्डिंग कर दी जाए, कुछ हद तक कोचिंग कर दी जाए, या कुछ और प्रोग्राम्स बना, स्कॉलरशिप्स भी लिखे हैं आपने जैसे। तो मेरा ये है कि जो प्रॉस्पेरस मुस्लिम्स हैं, और इंडिया में काफी प्रॉस्पेरस मुस्लिम्स हैं और काफी फिलैंथ्रोपिक मुस्लिम्स हैं, और ज्यादातर जो मुस्लिम्स हैं जो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं, जो बहुत ज्यादा सोशल वर्क कर रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि वो दिखाई दे कि वो मुस्लिम्स के लिए कर रहे हैं, तो वो रिलीजियस एग्नोस्टिक वो करते हैं कि वो बराबर का सबके लिए कर रहे हैं। तो मे बी वो ये भी करते रहें, बट साथ साथ अगर वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए भी कुछ ट्रस्ट फॉर्म कर लें, जहाँ पे मे बी क्रॉप फंडिंग की जा सकती है, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम जो भी चाहे कर सकता है। जैसे अब आजकल क्राउड फंडिंग इतना रिलायबल तरीका हो गया है फंड जनरेट करने के लिए, काफी लोग करते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए, या ये जो ज़कात दिया जाता है, जो मुस्लिम, हर मुस्लिम के ऊपर ये लाजमी है कि वो 2.5% अपनी एनुअल इनकम का चैरिटी में ज़कात में दे। ज़्यादातर ये ज़कात जो है ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जाती है, क्योंकि उनको देना आसान होता है, क्योंकि वो आपके घर आके आपसे ले लेते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर ये ज़कात का पैसा जो कि करोड़ों में आता है हर साल, अगर ये सारा मदरसों के या मस्जिदों की अपकीप में जाने के बजाय एजुकेशन की तरफ आ जाए, प्राइमरी और मिडिल लेवल एजुकेशन की तरफ आ जाए, तो अब ये इंडिविजुअल लेवल पे करना मुश्किल है ना, नहीं किया जा सकता है। बट अगर एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से कर दिया जाए, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही अलग अलग पिछड़े हुए इलाकों में क्रिएट किए जा सकते हैं, जिसको एक मे बी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के साथ चला सके, तो ये करना फिर भी पॉसिबल है। अगर 2-3 मुस्लिम, मैं और मेरे मोहल्ले के 2 लोग मिलकर करना चाहेंगे, हमारी आउटरीच तो 1 या 2 ही लोगों तक पहुंच पाएगी। बट अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये कर ले, तो उसकी रीच ज्यादा होगी। तो आई थिंक ये करना जरूरी है। एक और चीज है जो कि बहुत ही रेडिकल मेरा प्रपोजल है, जो मैंने लिखा है, और मुझे काफी लोगों ने कहा ये बेवकूफी की बात है, बट मुझे लगता है सारे रेडिकल आइडियाज पहले बेवकूफी के लगते हैं। हाँ। तो इसलिए मैंने लिख दिया है और मैं आपको बोल रही हूँ। ये मुझे अंदाजा नहीं था पहले कि इंडिया में जो बिगेस्ट लैंड होल्डर है, शायद आपको भी नहीं पता होगा, वो मुस्लिम्स हैं। वक्फ बोर्ड, क्योंकि इतने सालों की जो मुस्लिम रूल, बहुत जमीनें वक्फ कर देते थे, जो चैरिटी के लिए करते थे, उसको बेचा नहीं जा सकता है। तो और ये प्रॉपर पट्टे, प्रॉपर कागजात के साथ होता है, तो ये जमीन वक्फ बोर्ड ओन करती है, इसलिए सरकार में वक्फ बोर्ड बनाया हुआ है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इतना ह्यूज लैंड पूरे हिंदुस्तान में इनके पास है। अब ये इसका बदमाशी ये लोग, क्योंकि जहाँ प्रॉपर्टी इतनी होती है तो करप्शन तो लाजमी है, होगा ही होगा। तो ये बेइंतहा करप्ट बॉडी है, मतलब मैं ये बोल रही हूँ, ऐसा ना कल मेरे ऊपर कोई केस कर दे आपने हमारे ऊपर, तो प्रोबेबली करप्ट बॉडी है। तो बेसिकली द थिंग इज कि अगर इतनी लैंड होल्डिंग आपके पास है,
तो ये आप रख के क्या कर रहे हैं? अब जैसे आपने पता नहीं आपने ये न्यूज कभी फॉलो की थी, जब ये जामा मस्जिद, ये इमाम बुखारी की फैमिली ने जामा मस्जिद के आसपास की सारी दुकानों किराए पे उठा दी थी, जबकि वो दुकानें उनकी प्रॉपर्टी नहीं थी जो वो किराए पे उठा से, वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, तो उसका किराया वो फैमिली खाती थी, जो कि इलीगल था, वो उनका राइट नहीं था। तो इस तरह की जितनी ह्यूज प्रॉपर्टीज है, आपको पता है दिल्ली की जो सुंदर नर्सरी है, इतनी पॉपुलर फेमस जगह है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। जैसे बैंगलोर में विंडसर मैनर वक्फ प्रॉपर्टी है, जो इतना बड़ा यहाँ का फेमस होटल है। तो अब बताइए इसका रेंट कितना आता होगा वक्फ बोर्ड को, जो विंडसर मैनर का है। तो ये सारा ये जो अमाउंट आ रहा है, इन्होंने जो प्रॉपर्टीज रेंट पे उठाई हुई है, तो ये कहाँ जाती है? इसके वक्फ रख के क्या करेगा इसको? मतलब ये कॉपस का ये कम्युनिटी वेलफेयर के लिए क्यों नहीं यूज किया जा सकता है? आप सरकार से भी डिमांड करें कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, आपको जस्टिस दे, क्योंकि कुछ चीजें सरकार के हाथ में और कम्युनिटी के हाथ में नहीं है। मतलब मुस्लिम अपने आप के लिए नहीं कर सकते हैं कि कानून का फैसला कर लें खुद ही, तो जो चीजें सरकार के हाथ में है वो उसके हाथ में है, बट जो चीजें आप खुद कम्युनिटी लेवल पे कर सकते हैं, अब वो तो करना शुरू कीजिए। जैसे साउथ इंडिया में जमात इस्लामी बहुत स्ट्रांग है, ये कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह एरिया में। नॉर्थ इंडिया में इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, क्योंकि पार्टीशन के बाद जो नॉर्थ इंडियन चैप्टर्स थे वो पाकिस्तान चले गए। तो जो साउथ इंडिया में जमात इस्लामी, एक्चुअली मैंने क्रिटिसाइज किया है, बट वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। उनके इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो चलाते हैं, और लड़कियों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं। मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर में मैं गई देखने, जो इसके लिए नीट के लिए चला रहे थे, मेडिकल के लिए, और उनका, अब मुझे पता नहीं, मैंने वेरीफाई नहीं किया, बट वो क्लेम ये कर रहे थे वहां, जो उनके स्पोक्स पर्सन से मेरी बात हुई, कि उनका 100% सक्सेस रेशियो है, कि वो और प्रोबेबली होगा, बिकॉज आप प्रोफाइल देखिए साउथ इंडियन मुस्लिम्स की और नॉर्थ इंडियन मुस्लिम्स की, जमीन आसमान का फर्क है। एजुकेशनल बैकग्राउंड में बहुत फर्क है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड में, इकोनॉमिक सिचुएशन में उनकी बहुत फर्क है, रहन सहन में, हर चीज का काफी फर्क है। तो आई एम श्योर वो सच कह रहे होंगे कि उनका 100% सक्सेस रेट है। ऐसे ही वो बहुत सारे और काम करते हैं चैरिटी के, जो वो पैसा जो वो चैरिटी का इकट्ठा करते हैं एनुअली, अपने जो मुस्लिम्स उनको चैरिटी देते हैं, जो मुस्लिम्स के ऊपर ज़कात लाजमी है, तो ज़कात का पैसा जो उनके पास आता है वो उसको री इन्वेस्ट करते हैं इन इस्लामिक फंड्स एंड इस्लामिक बैंकिंग, जो थोड़ी सी डिफरेंट है रेगुलर बैंकिंग वगैरह से। तो वहां से ऑब्वियसली उनकी इनकम रीजनरेट होती है, और उसको वो ये सारे चैरिटेबल कामों में लगा रहे हैं, और उनका मेन फोकस एजुकेशन है। तो आई सपोज अगर वो वहां रह के ये कर सकते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये कर सकती है। ठीक है, तो ये आपने बताया क्या मुस्लिम संगठन कर सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप पे और इंस्टीट्यूशनल रूप पे, लेकिन आपकी गैर मुस्लिम लोगों के लिए क्या एडवाइस होगी, जो ट्विटर पे देख रहे हैं भड़काऊ तरीके की भाषणबाजी हो रही है, दोनों तरफ से भड़काया जा रहा है, और तो आप ऐसे लोगों को जो जेन्युइनली जानना चाहते हैं और शायद उन्होंने अपना मन नहीं बनाया है, उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि हम लोग किस तरीके से अप्रोच करें, और हम लोग किस तरीके से और इंटीग्रेटेड रहें आगे जाके? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। आप देखिए किस तरीके की बातें फैलाई जाती हैं, और पढ़े लिखे लोग, मेरे एक जानने वाले हैं, उनके रिश्तेदार एक PSU से डायरेक्टर लेवल पे रिटायर हुए हैं। उनका मानना है कि अगर मोदी जी नहीं आते तो मुस्लिम्स इस कंट्री में मेजॉरिटी हो जाते और हिंदूज माइनॉरिटी हो जाते। इतने पढ़े लिखे इंसान एक्चुअली इस बात पे यकीन रखते हैं। तो आप इनसे क्या बहस कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि इनके पास किसी तरीके की लिटरेचर का किसी भी चीज की कमी है, वो उनको पता नहीं चल सकता है। अब तो आप ऑन गूगल ही करके देख लेंगे। तो मतलब इतना मुश्किल नहीं है पता करना कि मुस्लिम्स का पॉपुलेशन रेशियो क्या है। उनको इतनी मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास के मुस्लिम्स को देख लीजिए, आपके पड़ोस में कोई है, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, क्या वो ऐसा है जैसा आप सोचते हैं वो है? अगर वो वैसा नहीं है तो ये आपने कहाँ से सोचा कि मुस्लिम्स ऐसे हैं कि वो आपकी लड़कियों को फंसा के उनसे शादी करके और फिर उनको सेक्स स्लेव बनाना चाहते हैं, और उनको ISIS को भेज देंगे वहां पे, और ये कर। तो इसका बेसिस क्या है? तो आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो जानना चाहता है वो जान लेगा, जो नहीं जानना चाहता है आप नहीं कुछ कर सकते हैं।
कई बार लोग ऐसे बातें करते हैं कि ये जो मेरे आसपास लोग हैं ये सब एक्सेप्शन है। हाँ, लेकिन मैं बहुत लोगों को जानता हूँ और वो सब एक्सेप्शन है, लेकिन एक कहीं दूर है आदमी जो इसकी शक्ल मैंने नहीं देखी है, लेकिन सारे बाकी मुसलमान वैसे ही। मैंने न्यूज में भी पढ़ा है, तो न्यूज कहीं एक एंकर पॉइंट हो जाता है। ये मुझे भी काफी व्हाट्सएप आते हैं। हाँ, नहीं, मुझे भी काफी व्हाट्सएप आते हैं मैसेजेस, और ये क्या इनका सोर्स होता है पता नहीं है, बट वो एक बार कई बार मल्टीपल टाइम्स फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक ऑथेंटिसिटी उसके साथ आ जाती है कि वो सच्ची है, क्योंकि इतना फॉरवर्ड हुआ है। तो अब कहाँ तक इस पे आर्ग्यू करेंगे। मैं जहाँ रहती हूँ, ये सोसाइटी में भी कुछ लोग हैं। अच्छा, यहाँ पर कई सारे हमारे हैं, मेरे नेबर्स हैं, 3-4 मुस्लिम्स रहते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो जो कॉम्प्लेक्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्हें पता है कि हमारे बीच में 3-4 मुस्लिम फैमिलीज भी हैं, बट फिर भी वो इस तरीके के जब मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, तो ये सेंसिटिविटी, ये एहसास नहीं होता है कि वो भी पढ़ेंगे इस मैसेज को। तो हम इसका थोड़ा ध्यान रख लें। तो ये तो एक इंसानी जज्बे की बात है ना, आप इसमें क्या कर सकते हैं। मैं थोड़ी जाके उनसे लड़ाई कर सकती हूँ कि आप क्या बेवकूफी का मैसेज भेज रहे हैं, मैं इग्नोर कर दूंगी। तो गजाला, बहुत अच्छा लगा, बहुत जिसको कहते हैं पुलियाबाजी हो गई मेरे हिसाब से। हमारे जो श्रोता हैं उनको भी सुन के काफी नई चीजें पता चली होंगी, और हमारी उम्मीद है कि इससे कुछ और डिस्कशन बढ़े। ऐसा नहीं है कि मन मुटाव बढ़े और आप मन में चीज रखें। जितना जाने एक दूसरे के बारे में, उतना ज्यादा हमारे पुल बनेंगे, जैसा आपने बोला। तो थैंक यू पुलियाबाजी में आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये किताब जरूर पढ़िएगा। आप अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगा, हम लोग लिंक तो शो नोट्स में डालेंगे ही, लेकिन आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और गजाला ने बहुत सारे सोर्सेस से कंपाइल किया है इंफॉर्मेशन को। तो गजाला, ये किताब लिखने के लिए शुक्रिया। और मैं ये बहुत आपको कह ही रहा था, ये चाहता हूँ कि ये किताब हिंदी में आए, भारतीय भाषा में है, जिससे कि काफी और लोगों को पढ़ने का और समझने का मौका मिले। तो इसके लिए शुक्रिया, और इसी बात पर ये पुलियाबाजी खत्म करें। शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं, तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं, तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर, या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. We have a new collaboration with Hunts Magazine, and there's a show called Hunts Wani that's come out from that. Treat yourself to Sarita Panti's beautiful ghazal Dar Raha Hai Muskurane Se Koi, voiced by Jashn Kalam artist Shashwata Sharma. On Postcards from Nowhere, discover how 2 different systems on writing were developed, one in Kashmir and one in Kerala. Kunal and Shivani Rajput talk about fitness, entrepreneurship, sibling rivalry, and share their Raksha Bandhan plans on Agla Station Adulthood. Dr. Rajiv and Manik Deshmukh share the love story behind their 52-year marriage on Marathi Kirkitun. Chuck tells us about 5 lessons he's learned on The Habit Coach with Ashton. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Ciet, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Intuit India. Thank you so much for making this possible. Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood. Or not. Choose motherhood. Or not. You'll learn to define your personhood. Earn a livelihood. Change the neighborhood. And get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha. And me, Ayushi. On a journey from station starting point. To station, what now? Next station, Pudin Station. And hopefully, Agla Station, Adulthood. Fresh episodes out every Thursday.